यस सर, आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए। सो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज़ पुनीत गुप्ता and I have done my master's in psychology and BEd in special education. I'm working as a special educator and a counselor in a private school. So right now, आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जिनका नाम है प्रीतम यादव. He is working in a government hospital as an intern. So sir, please can we continue? यस श्योर। हेलो पुनीत जी। Yes sir. हाँ जी, स्टार्ट करिए सर। Okay. So sir, एक मिनट रुकिए. ओके, तो सर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, स्टार्ट करते मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने देखा अभी सीबीएसई ने 10th बोर्ड्स कैंसिल कर दिए. देन सडनली अभी 12th का भी कुछ क्लियर नहीं है, 12th बोर्ड्स भी आगे पोस्टपोन हो रहे हैं. और इन्होंने प्लस ये भी ऐड कर दिया है कि 2 महीने की छुट्टियां पड़ रही हैं. तो सर ऐसे मतलब बच्चों में जो अनसर्टेनिटी आ रही है, बोर्ड्स होंगे नहीं होंगे, वो फर्स्ट स्टार्टिंग से अगर हम इस ईयर की बात करें तो मेन यही था, बच्चों को ये था कि नहीं पेपर तो नहीं होंगे, ये जो ऑनलाइन चल रहा है इन्हीं को क्लियर कर लो, नकल करके हो जाएगा. ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने नहीं भी करी है नकल. ठीक है, सो बट अभी जब इन्होंने प्री बोर्ड्स दे लिए, जैसे प्राइवेट स्कूल्स ने तो 4-5 प्री बोर्ड्स भी लिए हैं, गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 और 3 प्री बोर्ड्स लिए हैं. सो प्री बोर्ड तो बच्चा ऐसे ही देता है कि ठीक है बोर्ड में मेहनत करेंगे. ठीक है, तो सर आपका क्या कहना है कि ये 10th के एकदम से बोर्ड्स कैंसिल हो गए, तो ये सही है या गलत है, और बच्चे के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू पुनीत जी, जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इस प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए. यस सर. ओके, थैंक यू. सेकंड है, ये जो सेशन होगा ये इंग्लिश में चलेगा, ना इंग्लिश में होगा ना हिंदी में, क्योंकि कुछ पेरेंट्स भी हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, कुछ पेरेंट्स हैं, तो सबको लैंग्वेज बैरियर ना हो, इसलिए ये इंग्लिश में कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को. ठीक है पुनीत जी. और आपने बोला कि सीबीएसई ने 10th और 12th के बोर्ड कैंसिल कर दिए. एक्चुअली 10th के कैंसिल करे हैं, ठीक है, 12th के मेरे अकॉर्डिंग में कैंसिल ना करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है. ओके सर. क्योंकि अगर आप देखा जाए, अगर आप एक प्रोस्पेक्ट से देखा जाए, 10th क्लास के बच्चे, ठीक है, आप इंटरनली एग्जाम कंडक्ट करके आप कर सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम की नीड नहीं है. अगर लेकिन आप 12th के एग्जाम देख रहे हैं तो उसमें बोर्ड के एग्जाम की नीड पड़ेगी आपको. अगर आप स्टूडेंट के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं, अगर आपको 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना है
तो अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं, वहां पे अगर हम स्कूल के ऊपर छोड़ देंगे प्रॉपर कि ठीक है स्कूल कंडक्ट कर सकता है एग्जाम, मतलब स्कूल कंडक्ट करेगा, स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम कर देगा। ग्रेडिंग सिस्टम करने का मतलब है कि हर स्कूल कोई अपना स्कूल जो अपने बच्चे को 12th क्लास में बी या सी ग्रेड नहीं, चाहे बच्चा डिजर्व करता हो ए प्लस या ए ग्रेड डिजर्व करता हो, या 95 99 98% डिजर्व करता हो या ना करता हो, सब उन्हें प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो उस परसेंटेज के क्राइटेरिया में देंगे जिससे उनका admission हो। लेकिन अगर सारे स्कूल अराउंड दिल्ली दिल्ली में 5000 समथिंग प्लस स्कूल हैं, अगर सब बच्चों ने 100 प्लस स्कोर कर दिया, अराउंड हो जाएगा अप्रोक्स 1000 का वो फिगर टच करेगा। और वो ये ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो फिगर बहुत ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स का 12th क्लास के। तो एडमिशन कहाँ पे होंगे, सारी यूनिवर्सिटी 100 प्लस पे कट ऑफ आएगी आपकी, मतलब तो ये इसमें कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे 12th एग्जाम कैंसिल करने, इस तरीके से समझाया जाए कि अगर 12th के एग्जाम कैंसिल कर दिए तो आप एडमिशन कैसे लोगे। अब कुछ का सपना है कि नॉर्थ कैंपस में जाना है, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में घूमना है, पढ़ना है, सबका अपना अपना होता है। लेकिन अगर हम उन्हें यही बताएंगे ये सपना जब ही हो सकता है साकार कि जब आप एडमिशन मिलेगा लेकिन एग्जाम देके, आप थोड़ा सा पहले कर रहे हैं या बाद में करें। अगर आपके एग्जाम डिले हो रहे हैं तो एग्जाम डिले हो रहे हैं तो ये तो कि आपके जो एडमिशन होना है वो भी कुछ टाइम बाद हो गई, 1 महीने बाद 2 महीने बाद, वो सेशन थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, मैनेज हो सकता है, लेकिन एग्जाम कंपलसरी होनी चाहिए 12th क्लास के लिए। ओके। जी बनी जी। तो सर वो तो ठीक है, एग्ज़ाम कंपलसरी होना चाहिए 12th क्लास के लिए, जी बट अब अगर मैं एज अ टीचर बात करूं तो मतलब मान लो मैं दो बच्चों की बात करता हूं आपसे कि एक बच्चा है जो बहुत मतलब अच्छा रैंकर है, मतलब बहुत अच्छी रैंक आती है उसकी, और एक है बिल्कुल एवरेज, मतलब पास हो जाता है किसी तरीके से। ओके। तो जो अभी ये कैंसिल हुए हैं बोर्ड्स, उसके लिए तो एडवांटेज है बच्चे के लिए, जो आराम से मतलब बड़ी मुश्किल से पास होता था और मतलब किसी तरीके से हो गया, नंबर आ गए इधर उधर से नकल मार के। बट वहीं पर जो फर्स्ट वाले बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक रैंकर हुआ करता था जिसके अच्छे नंबर आते थे, तो जी उसके लिए क्या होगा सर? वो तो सेम हो गया ना, सब लोग बराबर कैलकुलेट हो गए अब। ठीक है, कोई भी मतलब रैंकर नहीं रहा और कोई भी मतलब टॉपर नहीं रहा, सबको इक्वली रखा जाएगा। ओके। आप पुनीत जी आप एक स्कूल में वर्क करते हैं एज ए काउंसलर, ठीक है। आप स्कूल में बच्चों के आपकी स्ट्रेंथ 10th क्लास के बच्चों की मान लेते हैं 100 है, आप 100 के 100 बच्चों को साइंस दे सकते हैं? नहीं सर, नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपको उनके ग्रेडिंग का पता है, पास में जो प्री बोर्ड हुए हैं या उनके पास रिजल्ट जो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि किस बच्चे का कितना है। लेकिन फिर भी बच्चा कहता है कि मुझे, मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले लास्ट 2-3 मंथ्स में, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है आप एक एग्जाम कंडक्ट कर लीजिए, लेकिन वो एग्जाम किस तरीके से होगा, वो इंटेलेक्चुअल होगा। इंटेलेक्चुअल मतलब उसके बेस को देखेगा कि उसका बेस क्लियर है नहीं क्लियर है, कि वो जो भी स्ट्रीम मांगना चाहता है उसे वो मिल सकती है नहीं मिल सकती। ठीक है सर। अगर कोई बच्चा 40 या 45 या 50 लेके आ रहा है, उसे साइंस चाहिए, तो आप उसके लिए ट्राई दे सकते हैं, एक या दो ट्राई देने चाहिए कि बच्चे को अगर डिजर्व करता है, अगर बच्चे में है डेडिकेशन कि मैं साइंस ले सकता हूँ उसके बाद कंप्लीट कर सकता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो स्कूल को उस तरीके के एफर्ट दिखाने चाहिए, 5 या 10 क्वेश्चन इस तरीके से टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए, उसका रिजल्ट पता आएगा। उसके बाद बच्चे के साथ बच्चे के पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी चाहिए कि ये स्कोर है अभी। उसके बाद कुछ बच्चे अचीव करते हैं, मेरे पास एग्जाम्पल है, एक मनोज कुमार शर्मा है, क्लास फेल है, मतलब 12th क्लास में फेल हुए थे, लेकिन आज के टाइम में डीआईजी है महाराष्ट्र में। बच्चे ओके। एवरेज, मतलब हम स्कोर से नहीं बच्चे को जज कर सकते कि बच्चा उस तरीके में अचीवमेंट ले कर सकता है नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि बच्चे के क्या है, बच्चों की एक चॉइस होती है, उस चॉइस को हमें भी सुनना चाहिए कि क्या चॉइस है। लेकिन जब हम बच्चे के डिसीजन ले, क्योंकि फ्यूचर का डिसीजन है, काफी डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्ट्रीम ले रहे हैं बच्चे को स्कूल के अकॉर्डिंग, तो स्ट्रीम के बच्चे के साथ आप मतलब एज ए काउंसलर, स्कूल फैकल्टी, पेरेंट्स, आप सबका एक कोलैबोरेशन होने के बाद एक डिसीजन चाहिए। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बच्चे का क्या लेना चाहता है स्टूडेंट, क्योंकि उसके कंटिन्यू करना 2 साल नहीं है, मतलब आपके स्कूल रहे 11th 12th, इसके बाद भी उसे कंटिन्यू करना लाइफ टाइम तक उसके साथ वो ही स्ट्रीम रहेगी। चेंज करने के लिए बहुत, मतलब आपको भी, अगर आप कोई स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो आपको सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है, बेस बनाना पड़ता है। आपको कोई साइंस का बच्चा केमिस्ट्री मैथ छोड़ के अब आर्ट्स के फील्ड में जाएगा तो उसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब पढ़नी पड़ेगी।
उसे बेस क्लियर करना पड़ेगा, तो इसलिए नहीं है। और बाकी जो आप बता रहे हैं कि एवरेज बच्चा और ग्रेड जिसके फर्स्ट आ रहा है टॉपर है, वो टॉपर आगे भी रहेगा। अगर वो सेम कंटिन्यू रखता है अपना पढ़ना, वो टॉपर आगे भी रहेगा। उसे 10th क्लास में अपर हैंड, 11th में भी तो अपर हैंड मिलेगा, क्योंकि उसका बेस क्लियर है। उसे तो हर जगह अपर हैंड होगा। जिस बच्चे का बेस क्लियर है, जो टॉपर है, हर जगह उसका अपर हैंड है कि उसे 11th क्लास में सक्सेस मिलेगी, 12th में मिलेगी। हाँ, अगर बच्चा सोचता है कि 10th के बाद मेरे बस मुझे 10th में ग्रेड चाहिए तो मुझे फर्स्ट आना था, तो फिर हमें शायद उसकी सोच को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 10th क्लास तक की स्कूलिंग नहीं है, 10th के बाद भी है, स्कूलिंग है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, कि हम कहाँ पे जाना चाहते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम से हमें थोड़ा सा हटना पड़ेगा। ग्रेड मैटर्स नहीं करते कि बच्चा कितना उसका बेस क्लियर है, उसके थोड़ा कितना उसके जो बेसिक्स हैं वो कितने क्लियर है, साइंस मैथ्स में क्या क्या वो कर रहा है अपने, उसके थॉट्स किस तरीके के हैं। हमें अगर हम बच्चा खाली ग्रेडिंग सिस्टम पर डिपेंड है, तो ग्रेड्स तो हमें कहीं पे भी मिल सकते हैं। जहाँ पे हम किसी, आप उस बच्चे को भेज दीजिए गाँव में, मतलब कहीं पे स्कूल में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो बच्चे क्या पता हर बार ग्रेड अच्छे ले आए। लेकिन जब तक कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन होगा तो ही बच्चा वो करेगा ना, और एफर्ट डालेगा अपनी। अच्छा, तो सर आप कह रहे हो कि अगर इनकेस बच्चा टॉपर है तो वो टॉपर रहेगा, और अगर एफर्ट्स उसने डालता प्री है तो। बोर्ड्स में भी उसने प्री बोर्ड्स में भी उतनी मेहनत करी होगी, वो हमें उसके प्री बोर्ड्स एग्जाम्स में इंटरनल मार्क्स में भी दिख जाएगा। तो अगर कोई बच्चा हमारे पास ऐसा आता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छे नंबर ला सकता था और मैं तो टॉपर रहा हूँ, बट मेरे आए नहीं है नंबर क्योंकि मेरे को तो बोर्ड्स का था, तो हम उसके ऊपर, जैसे कि सीबीएसई ने हमें बोला है कि हम एक ऑब्जेक्टिवली छोड़ सकते हैं कि सीबीएसई भी, वो बच्चा अगर चाहता है पेपर देना तो पेपर भी दे सकता है, और अगर वो इंटरनल मार्क्स से सेटिस्फाई है तो वो इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे अपनी रिपोर्ट कार्ड बनवा सकता है, राइट। और हमें जी एक एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चे का लेना पड़ता है ताकि हम कोलैबोरेटिवली ये चीज़ पता कर पाएँ कि क्या बच्चे का एप्टीट्यूड है और बच्चा किस कोर्स के लिए परफेक्ट है, यस। राइट। एज ए काउंसलर यस आपने मैम। कंडक्ट भी किया होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। यस मैम। एक्चुअली सर, समवन रेज देयर हैंड। यस मैम, प्लीज आस्क। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग मुझे मैम। इसी रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मेरी क्लास में या हमारे ये 10th में 2 बच्चे ऐसे थे कि जो ढंग से लिख भी नहीं पाते। 9th ओके में भी लास्ट ईयर उनके साथ यही हुआ कि वो प्रमोट हो गए, ओके। और अब 10th में भी यही हो गया उनके साथ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जी लेकिन जी जी मैम। मुझे उन बच्चों की बहुत चिंता है, जैसे कि वो आगे क्या कर पाएंगे। इवन उनका जो अगर बर्थ की वही। भी बात करें तो 2000 का बर्थ है, और वो अब 10th क्लियर की है उन्होंने, तो उनके लिए मुझे पूछना था सर। मैम हाँ मैम, वही आप। चीज़ मैं देख रहा हूँ, वही मैंने सर से भी डाउट किया था कि जो बच्चे क्या कहते हैं बड़ा मतलब मुश्किल से पास होते थे, उनके लिए तो ये अचीवमेंट है, उनके लिए तो जी, फ़ायदा है, और उनका हाँ आगे जी, क्या होगा। बस अच्छा यही बट थोड़ी मैम सी मुझे मेरी वो लगता है, थी, एक। यही पूछना था मैम सर। मैं थोड़ा अपनी साइड से क्लियर करना चाहूँगा पहले। श्योर श्योर। मैम जी ओके मुझे सर। लगता है कि जो जो हमने प्री बोर्ड्स लिए हैं स्कूल्स में इन बच्चों के, एज अ टीचर मुझे लगता है कि उन प्री बोर्ड्स में हमने, क्योंकि एक पेपर को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है, हमें सारे मतलब इवेल्युएशन पॉइंट्स चेक करने होते हैं, क्या क्या कितने मार्क्स का सब कुछ हमें डिसाइड करके पेपर बनाना होता है, और हम पेपर उसी हिसाब से बनाते हैं जैसा सीबीएसई में आना होता है, ठीक है। बच्चे ने प्री बोर्ड्स भी दिए हैं, और प्री बोर्ड्स में हमने यही ऑप्शन रखा है ज़्यादातर स्कूल्स ने शायद, कि लिख कर आपको फिर उसकी कॉपी की जी स्कैन कॉपी सेंड करनी है, हाँ राइट। जी, इवन हमने तो स्कूल में मैम, ही लिए थे सर, थर्ड प्री बोर्ड तो ऑलमोस्ट स्कूल में ही हुए थे, कुछ ही बच्चे रह गए थे जिन्होंने हाँ, नहीं दिया था। तो मैम वो बच्चे क्या इन्वॉल्व थे जिन्होंने जो मतलब क्या कहते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने हाँ पेपर जी दिया सर, है। हाँ जी सर, वो इन्वॉल्व थे। मैं कहूँ कि वो अटेंटिव है, अटेंटिव इन द सेंस रेगुलर बेस पे आए भी हैं स्कूल में, पेपर भी दिए, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। हाँ, तो मैम जो उनकी परफॉर्मेंस में प्री बोर्ड में रही है ना, हम जी उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, ओके, क्योंकि हम, हाँ, हम उनके लिए ना वो चीज़ सोच ही नहीं सकते कि भाई बोर्ड होते तो ये बच्चे ज़्यादा मेहनत करते, मतलब ही नहीं। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो सिर्फ वो उनके अकॉर्डिंग एक बहाना है। अब जी सर आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप बताइए। मैम रीटा मैम, जी सर, जी सर। ठीक है मैम, बस मैं इसमें एक सजेशन, बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर बच्चे फिर भी कहते हैं या उनके पेरेंट्स कहते हैं कि शायद हमारा बच्चा क्लियर कर देता एग्जाम, और वो ऑब्वियस जी सी बात है, वो बोलेंगे, बच्चे भी बोलेंगे, जी कोई ऐसा नहीं बोलेगा नहीं करेगा।
ठीक है मैम। जी जी तो हम उन्हें बोलते हैं कि ठीक है अब 2 मंथ्स के ब्रेक, ये वैकेशन स्टार्ट हो गई है। जी। वैकेशन के बाद हम एक पेपर कंडक्ट करते हैं इंटरनली। ओके सीबीएसई कंडक्ट नहीं कर रहा, अगर इंटरनली हम पेपर कंडक्ट करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि हम लेंथी पेपर बनाएंगे, हम जो जो बच्चा अटेम्प्ट करना चाहता है सबके लिए एक सेम पेपर होगा। ओके उस पेपर को हम कंडक्ट करते हैं, उसके बाद बच्चा स्कोर करता है, क्लियर कर देता है एग्जाम, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसे स्ट्रीम प्रोवाइड कर देंगे और प्रमोट कर देंगे। अगर नहीं कर पाता है तो फिर रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि सीबीएसई का पेपर ऑब्वियसली बात हमेशा हार्ड आता है स्टेप। हार्ड आता है, बिल्कुल ठीक सही। है ना, तो आप ओके उस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आर्ग्यू नहीं कर सकते पेरेंट्स के साथ या किसी स्टूडेंट के साथ। अगर वो बोलता है कि हम कर सकते हैं तो शायद वो कर सकते होंगे। जी, तो हम बिल्कुल सही। क्लैरिटी मिल जाएगी ना, पेरेंट्स को भी मिलेगी, टीचर को भी मिलेगी, स्टूडेंट्स को भी मिलेगी, वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है सर, ठीक है और सर। अगर ओके वो सर, बाय थैंक चांस, यू। एक्सक्यूज मी, अगर वो क्लियर जी कर सर, जाते जी जी हैं, जी। क्लियर करने के बाद तो शायद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और जो भी उनकी क्लास में होंगे फैकल्टी, उन्हें शायद और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, जिससे बच्चे का स्कोर अच्छा हो। जी ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है मेरा कि अभी तो 10th के तो कैंसिल हो गए हैं, तो क्या चांसेस हैं कि मतलब 12th के भी, और 12th के अगर कैंसिल हो गए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? अभी मैंने सबसे पहले बताया था पुनीत जी कि अगर 12th के कैंसिल हो गए तो मेरे अकॉर्डिंग तो डिजास्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे हर स्कूल, अभी शायद रीटा मैम बात करती है, अगर रीटा मैम भी मेरे साथ अगर ओपिनियन मैच करेगा शायद उनका, कि हर स्कूल अपने बच्चे को, अगर आप एज ए टीचर वर्क कर रहे हो और आप साइंस पढ़ाते हैं या मैथ पढ़ाएंगे, अगर आप अपने बच्चे को कम मार्क्स देंगे, अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो आपके 100 में से एग्जाम में से 90 एबव आप मार्क्स देंगे आप, और उसकी परसेंटेज बनेगी 90 एबव, मतलब हर एक सब्जेक्ट में इंक्लूड किया जाए। तो उस कट ऑफ को अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ से मैच करना चाहेंगे तो सारे बच्चे 90 से 100 के बीच में आएंगे। तो आपको लगता है कि इस परसेंटेज पे सब बच्चों का एडमिशन मिल जाएगा? जब हर एक बच्चे का 100% आएगा तो जो बच्चे डिजर्व करते हैं, एक्चुअल में डिजर्व करते हैं, शायद वो भी मिस कर सकते हैं अपना उन्हें एडमिशन मिलना। तो इसी के यस रिकॉर्डिंग ये सीबीएसई ने अच्छा स्टेप लिया कि 12th के एग्जाम कैंसिल किए। हम 10th वाले को बच्चों फिर भी इंटरनली वो करके असेसमेंट करके कर सकते, लेकिन 12th वालों का इंटरनली असेसमेंट बायस होगा सर। कोई भी सर स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, सॉरी तो बायस करेंगे। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट इंटरनल असेसमेंट्स तो हम कर ही रहे हैं, वो तो हमारा काम है ही, ठीक है। बट सर मतलब बच्चा एक तरीके से, मतलब जैसे मैं आपको बताना चाहूँ एक एग्जांपल से, कि अगर मैं क्या कहते हैं, मान लो 2 पेट्स पाल रहा हूँ, एक तो वो है जो मेरे पास ही रहना चाहता है, ओके ठीक है, और सर एक वो पेट है जिसको मैंने अगर एक बार छोड़ दिया तो दोबारा मेरे पास नहीं आएगा। सर ओके इस एग्जाम्पल को मैं रिलेट करता हूँ एग्जाम से। एक वो बच्चा है जो क्या कहते हैं चाहता ही नहीं एग्जाम दूं, ठीक है, ये सेम वो वाला पेट है जो एक बार छोड़ दिया तो भाग जाएगा। ओके और एक वो बच्चा है जो मतलब क्या कहते हैं अगर मैंने छोड़ भी दिया तब भी उसे टेंशन है कि मैं अच्छे एग्जाम अच्छा कर लेता है एग्जाम में। तो सर मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सही है कि हाँ ऑब्जेक्टिवली छोड़ा है उन्होंने कि बच्चा दोनों तरीके से एग्जाम्स दे सकता है, कि अगर वो चाहता है एग्जाम देना तो ठीक है, इंटरनल मार्क्स से पास होना चाहता है तो ठीक है, ठीक है। बट अगर क्या कहते हैं हम देखें बच्चों का पर्सपेक्टिव तो सारे यही चाहेंगे बच्चे कि नहीं ऐसे ही पास हो जाते हैं, ठीक है, ये साल तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। जैसे हम अभी भी देख रहे हैं कि क्योंकि अभी 1 वीक लॉकडाउन हुआ है तो उसमें ही हमारी एफिशिएंसी लो होती जा रही है, हम ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो हम तो एज अ मतलब अडल्ट होकर ये चीज़ें सोच रहे हैं, तो वो तो बच्चे हैं, है ना, अच्छा तो उनके पुनीत, दिमाग में भी सर ये आ रहा होगा कि ठीक है ना ऐसे ही पास हो जाते हैं और अगर पता नहीं पेपर होंगे नहीं होंगे। चलो पुनीत जी आपने एक एग्जांपल देना, मैं आपको एक एग्जांपल। आप 12th क्लास में साइंस स्टूडेंट है, आपको एग्जाम देने हैं या नहीं देने, अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपको एग्जाम देने हैं या नहीं देने, वो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहोगे? सर देखो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो हाँ मैं मतलब मैं पहले वैसे स्टार्ट करता हूँ बोर्ड से। जो मेरे बोर्ड्स में मार्क्स थे वो थे सिर्फ शायद 40 या 30%, ठीक है। बट ओके 12th में जो मेरे मतलब क्या कहते हैं प्री बोर्ड्स में जो मार्क्स थे वो थे 30 और 20%, सॉरी। ओके और जो मेरे बोर्ड्स में मार्क्स आए थे वो थे 85 से अबव। तो आप सोचिए कि मतलब बच्चा उस समय रेडी हो जाता है मेंटली, ठीक है। और इस समय बच्चे बच्चे वो जब आ रहे थे स्कूल में पेपर देने, इसका मतलब वो मेंटली रेडी थे पेपर के लिए, ठीक है। बट अगर, अब फिर हाँ जी कंटिन्यू करें सर।
हाँ, बट अब वो फिर से क्या कहते हैं डिस्टर्ब हो गए हैं, और फिर से अब वो ये सोच रहे हैं ठीक है 11th स्टार्ट हो जाए किसी तरीके से। 11th में भी अगर बच्चे के 40% है तो मैं किस बेसिस पे उसे साइंस साइड दे दूं, किस बेसिस पे अब 30% वाले को मैं कॉमर्स दे दूं, आप चलिए सोचिए एक पंडित बार। जी, ये 10th वालों की तो बात शायद अभी तो हम 5 मिनट बात कर सकते हैं, पहले 12th वालों की कर लेते हैं, शायद उनका फ्यूचर ज्यादा अभी तक हो रहा है। अगर हम 12th में बच्चा है, अगर वो हम्म, उसने पढ़ाई करी है, जैसे वो बता रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैंने पढ़ा है, तो उसे एग्जाम देने में कोई ऐसे एग्जाम फोबिया नहीं होगा, क्योंकि वो देना चाहता है। और अगर हम बच्चे को बताएंगे कि शायद अगर डायरेक्ट हम पास कर देते हैं तो आपके शायद ग्रेड अच्छे होंगे, मार्क्स अच्छे होंगे, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिल सकता कहीं पे। ठीक है, ये अगर हम पॉइंट्स कुछ क्लियर करेंगे बच्चों को, तो शायद सारे बच्चे ही एग्जाम देना चाहेंगे। अभी तक जब सीबीएसई ने डिक्लेयर किया, लेकिन सीबीएसई अगर ये साथ के साथ ये भी एक नोटिस अनाउंस कर देता कि अगर इस तरीके से हम 12th के भी एग्जाम कैंसिल कर देते तो इस तरीके की ये चीजें हो सकती हैं, तो शायद बच्चे ये जो इन्होंने ट्विटर पे किया है, ये ट्विटर पे ट्रेंड करा है कि 12th एग्जाम भी कैंसिल होने चाहिए, वो शायद नहीं होता। अगर आप एक टॉपर कितने होते हैं सर क्लास में, 2 या 3 बच्चे टॉपर निकलेंगे। यस सर। बाकी जो टॉपर्स हैं, अगर बाय चांस उन तीनों बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता आपके स्कूल के टॉपर्स को, और बाकी बच्चों को मिल जाता, तो आपको क्या लगेगा और उन बच्चों को क्या लगेगा? नहीं, मैं तो सर अपने स्कूल के सारे बच्चों को चाहूंगा कि वो मतलब नहीं, अब मेरा ये नहीं है कि आपके बाकी बच्चों को एडमिशन नहीं मिले, अगर बाकी सब बच्चों को मिल रहा है, मतलब एक होता है कि एक नीचे से टॉपर होता है कि ऊपर से टॉपर होता है, नीचे वाले टॉपर को भी एडमिशन मिल गया लेकिन ऊपर वाले टॉपर को एडमिशन नहीं मिला है, जिसके यस हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। तो सर। आप शायद आपकी सारी फैकल्टी उस टाइम सबसे ज्यादा ये फील करेंगे कि शायद एग्जाम होने चाहिए थे, तो ये बच्चा डिजर्व करता था, इसका एडमिशन होता। ठीक है ना सर, इसलिए एग्जाम बहुत मैंडेटरी है। हाँ, हम सोच सकते हैं कि अगर एग्जाम नहीं होंगे तो हमारा स्कूल का रिजल्ट अच्छा जाएगा, लेकिन शायद हम स्कूल के रिजल्ट और अपने पर्सनल रिजल्ट, मतलब हम बोलते हैं ना कि एज ए सब्जेक्ट हमारा कितना परसेंटेज रिजल्ट रहा, तो उसको हम साइड में रख दें। तो अगर हम बच्चों की सोचें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि हमारा रिजल्ट या स्कूल का रिजल्ट मैटर नहीं करता, मैटर करता है बच्चों का फ्यूचर। तो वो फ्यूचर क्या है, वो फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है कि अगर एग्जाम होंगे तो, क्योंकि उसके बाद सब बच्चों के 100% 95 है, सब बच्चे घूमेंगे रोड पे अपनी डिग्री मार्कशीट लेके, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर बच्चे वो माइंड डाइवर्ट होगा कि इतना पढ़ने के बाद भी डिमोटिवेट जब भी होंगे बच्चे कि इतना पढ़ने का 100% स्कोर करने का, 95% स्कोर करने का, कि मुझे एडमिशन नहीं मिला। तो वो जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस होगा, वो ज्यादा हो जाएगा बच्चे पे। तो इसका मतलब क्योंकि वो पूरे साल अगर पढ़ाई नहीं हुई है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, और अभी हमने इनके लिए स्कूल खोल दिया, तो ठीक है इन्होंने प्री बोर्ड्स दे लिए, थोड़ा इनकी तैयारी हो गई, बट अगर बोर्ड्स होते तो उसके मतलब कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट भी होते हैं, उनको एडमिशन मिलने में आगे प्रॉब्लम आती, और बिल्कुल मतलब वो अपने अकॉर्डिंग साइट चूज नहीं कर पाते। तो हम इसको एक पॉजिटिव व्यू में भी देख सकते हैं, इसका मतलब आपके पॉजिटिव, अकॉर्डिंग पॉजिटिव भी कि देखना पड़ेगा। अभी अगर यस सर। जी जी बताइए बताइए, आप कंप्लीट करिए। कि सर मतलब अगर बच्चे के ठीक है अभी जितने भी परसेंट आए, हमें पता है कैसा है हमारा, मतलब हमने पढ़ाया है बच्चे को तो हमें पता है कैसा है। तो ठीक है अभी जो वो चाहता है एप्टीट्यूड वाइज और स्कोर वाइज उसे वो स्ट्रीम हम दे देते हैं, देन साइड वाइज हम उससे कुछ कमिटमेंट्स ले लेंगे 11th के लिए, राइट सर। आई थिंक आप एक टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं इंटरनल लेवल पे, उसके स्कोर और आप फैकल्टी, मतलब जो टीचर्स हैं उनके, मतलब वो भी एक ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग वो भी कुछ ग्रेड्स हैं, देन उनको कंबाइन करके आप एक स्कोर पे आ सकते हैं कि जिसे क्या बच्चों को क्या मिलना चाहिए। आप पुनीत ओके जी, यहाँ पे कोई 10th या 12th क्लास का स्टूडेंट है? इस सर। टाइम पे कोई हो तो हैंड रेज कर सकता है, स्टूडेंट हो कोई 12th क्लास का तो इस टाइम पे। सर हमारे पास टीचर्स हैं बहुत सारे, अगर आप में से किसी का डाउट है तो आप प्लीज़ अपना डाउट रेज कर सकते हैं। कोई एक टीचर हो 12th क्लास को जो पढ़ा रही हूँ, मैम कोई है? मैम ये सर? यस मैम। यस सर। मैम आप, ओके रुचि मैम। हेलो, रुचि मैम, रुचि मैम ने हैंड रेस किया है। Yes, sir. I'm यस taking मैम। 12th here.
ओके गुड मैम, आप इवनिंग कौन, सर। गुड इवनिंग मैम, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मैम? सर एक्चुअली अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। ओके मैम, अगर आपका ओपिनियन मैं पूछूं आपसे, अगर आपका ओपिनियन क्या होगा, स्टूडेंट्स को एग्जाम देने चाहिए, अपियर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सर एक्चुअली अगर हम बात करें स्ट्रीमिंग की तो हर स्टूडेंट चाहेगा ओके होना चाहिए। हमें अगर लगता है एक स्टूडेंट की है और अगर वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहा है कॉमर्स की या साइंस की, तो सर उस बेस के लिए हमें फिर उसका एग्जाम करने का कि वो क्या स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहा है। और टीचर्स मतलब उसको और टीचर्स को पता है कि वो है यस टीचर्स ने उन्हें पढ़ाया है, तो उसके अकॉर्डिंग सर फिर मुझे लगा कि टाइम और नॉट अकॉर्डिंग यूज। रुचि मैम, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है लैग बार कर बार मैम, लैग कर रही हैं आपकी। सॉरी सर, आई थिंक हियर्स नेटवर्क इशू। ओके, तो कोई इशू नहीं मैम, शायद आप कह रहे हैं कि स्ट्रीम के ऊपर बात कर रहे हैं कि 10th क्लास के बच्चों को स्कूल साइंस देना चाहेगा, शायद जितना मैं समझ पाया हूँ, हर एक बच्चे को। जी सर, मतलब मेरे मेरे कहने का सर सेंस इतना है कि वो डिपेंड करता है बच्चा किस तरह और वो कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहा है। तो फिर डिपेंड करता है कि मतलब टीचर्स को टेस्ट कंडक्ट करना है या नहीं है। अगर सर एक 40% का स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज अगर सेलेक्ट कर रहा है तो आई थिंक ओके सर उसको ह्यूमैनिटीज मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर हाँ बच्चा 40-50% का और वो साइंस सेलेक्ट कर रहा है, देन हमें टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए। यस मैम, बिल्कुल सर सर जी। बेटा सर यस मैम, चारू मैम, यस प्लीज मैम। Good evening, everyone. So good गुड evening. इवनिंग Thank you मैम। for doing this session. गुड इवनिंग मैम। Sir, गुड अगर इवनिंग कि मैम। you see when it comes to class 10, moving on to class 11 for choosing the subject, I know that CBSE will tell us कि भाई आप 10th के जितने भी प्री बोर्ड या इंटरनल हो उसका एवरेज लगाइए, but you see this present class 10 which is going to graduate to 11th has studied the entire year online. ओके बेचारों ने मतलब ये फर्स्ट ईयर था, इन्होंने ऑनलाइन एक्सपीरियंस किया, किसी को नेटवर्क इशू आए, किसी को समझ आया, किसी की एब्सेंस थी, किसी की प्रेजेंस थी हमेशा, कुछ बच्चे मेटिकुलस थे, कुछ बच्चे नहीं थे, किसी का फैमिली इशू था, किसी के पास मोबाइल था, किसी के पास लैपटॉप था, तो देवर मेनी फ्रिक्शंस यू सी. So accordingly, I personally feel that if you really have to keep an account of what should be given as a subject to class 11 student, who has passed class 10, I think not only the internals of class 10, but I think his entire academic record starting from class 9 should be taken into account. यस मैम। Because that also gives you a level of transformation of the child, that not only his academic results कि भाई साइंस में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, but also his learning behavior can be tracked down. कि 9th में इसका behavior ऐसा था, learning behavior, his regularity was this much, including class 10th also, that his regularity was this much, his homework completion was this much, his assignment completion is this much. So I think 9, 10th का compiled result बनना चाहिए, जो कि ना ही सब्जेक्ट्स के नंबर को यूज करे, बट ऑल्सो लर्निंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो शुड बी पार्ट ऑफ द इंडिकेटर विच विल डिसाइड कि बच्चा 11th में क्या करने के लायक है. दूसरा, एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ मस्ट, an exposure to the child that these are the courses available if you want to go for a particular subject, and these are the career options available. Keeping all this in mind, I think एक बहुत important cycle है from 10th to 11th. Now looking at class 12, आई डोंट थिंक, पुनीत सर से आपने सर ये प्रीतम से पूछा था, मैं अगर आज क्लास 12 का बच्चा हूँ, मैं चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं एग्जाम नहीं देना चाहूंगी. आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ 17-year-old पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज नंबर 1, आई एम बोर्ड. यू सी, कभी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आई एम टायर्ड, मेरे को नहीं देना, मैं झल्ला गई हूँ, छोड़ दो, मुझे नहीं देना. दूसरी चीज ये है दैट दिस वॉज ऑल्सो बैच दैट स्टडीड ऑनलाइन. सो ठीक है, वो बच्चा इंपॉर्टेंट है, वो बच्चा इंटेलिजेंट है, बट वॉट इफ, you see, this what if is very important for the child कि मैम what if I lose my marks, what if this time I don't score. तो ये डर है. थर्ड इंडिकेटर इज योर पेरेंट. वो कहेंगे मैम आप तो इंटरनल तो आपके हाथ में है ना, बच्चा आपने शुरू से देख ही रहे हो इंटेलिजेंट है, नंबर दे दो ना मैम, आगे बढ़ा दो ना. तो एक स्कूल के ऊपर ये पेरेंटल प्रेशर भी रहता है कि मैम देख लो ना, आप कर लो. तो जो बच्चा एवरेज है उसको हमें ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल को अपना रिजल्ट इंप्रूव करना है. और जो बाकी अच्छा बच्चा है उसको मन से उतने इंटरनल नंबर देना चाहोगे, बिकॉज यू वांट द पर्सन टू. And
I think 12th schooling has to also tie up with university. That what is the indicator or what are the indicators on which the university will take in that class 12. ये भी बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने अपने मर्जी से कोई कट ऑफ निकाल दी. उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 12th का बैच आ रहा है ये कौन से सर्कमस्टेंसेस से आ रहा है. So they also have to revise their parameters for admission to various courses. यस मैम, ये बिल्कुल सही बात बोली है आपने कि यूनिवर्सिटी को भी ये देखना चाहिए कि ये कौन सा ईयर है और बच्चे ने क्या क्या मतलब परेशानियां फेस करी हैं और वो कहाँ से निकल कर आ रहा है. ऐसा भी हो सकता है ना कि उस बच्चे पे लैपटॉप और मोबाइल था ही नहीं पूरे ही ईयर, बस उसने किसी तरीके से पेपर्स दे लिए अपने दोस्त के यहाँ पे जाकर, तो ऐसे बच्चे के प्री बोर्ड्स में मार्क्स नहीं. सर मुझे ऐसा लगता है कि और मुझे लगता है ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, मुझे ये ईयर बहुत प्रॉफिटेबल लगा इन द सेंस कि हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी चाहे 86 ले लें, चाहे 2005 ले लें, चाहे 2020 ले लें. आई पर्सनली फील एज एन एजुकेटर दैट वी हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट स्किल बेस्ड लर्निंग. I think this was a year when a lot of skills and a lot of competencies of all the children came to the forefront. And even with respect to the teachers, who are avid learners, who are not, who want to learn, who don't want to learn, children who can adapt to change, students who cannot adapt to change. So I think ये skill भी एक parameter होना चाहिए for the students to enter the university. You can't just always look at marks. You have to also look at the competency of the person who is entering a job or an interview. चार्मा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं फिलहाल रेंज मेरी जो अभी फिलहाल मैं पढ़ा रही हूँ मैं 5th, 8th और 12th को पढ़ा रही हूँ सर. मैं कभी भी किसी भी क्लास में घुस जाती हूँ. करंटली आई एम हेडिंग अ स्कूल, लेकिन मैंने अपने करियर की शुरुआत नर्सरी से ही करी थी, लीविंग क्लास 12 एंड देन द कॉलेज स्टूडेंट्स इन द एनसीईआरटी. तो मैंने हर वर्ग के बच्चे को पढ़ाया है सर. नहीं मैम, कल जिस मैम तरीके ने से मुझे आपने भी पढ़ाया था सर. मैं अब आपको, चलो अब आपसे कुछ, आपने मुझसे, मैंने एक पुनीत जी का एग्जांपल दिया था कि अगर वो 17 साल के बच्चे होते हैं और 12th क्लास में होते हैं. अब आपके लिए एक, अगर आप मदर होती 12th क्लास के बच्चे की और जब रिजल्ट अनाउंस होता, आपके बच्चे ने स्कोर किया होता 98%, ठीक है, 98 प्लस कर देता हूँ मैं, 98, और आपके बच्चे का एडमिशन किसी भी कॉलेज में, मतलब इवन श्यामलाल कॉलेज में, मतलब श्यामलाल ईस्ट दिल्ली का काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है, मैं उस श्यामलाल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है और आप चाहते थे कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए नॉर्थ कैंपस में या साउथ कैंपस के किसी अच्छे कॉलेज में, तो आपके उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी मैम? मुझे बुरा लगेगा. और मैं आपको एक बात बताऊं, पेरेंट्स बहुत ग्रीडी होते हैं. मैं भी एक पेरेंट हूं, मतलब कम से कम 1600 बच्चे हैं मेरे पास, तो दोनों स्कूल्स के मिला के, तो ये सारे मेरे ही बच्चे हैं एंड आई एम वेरी ग्रीडी फॉर देम. सो अगर मेरा एक बच्चा ऐसा है जो 98 प्लस स्कोर कर सकता है और अगर उसके इंटरनल में उसकी टीचर कह रही है चलो 98 प्लस, तो मैं उसको, अगर वो मेरा बच्चा होता, मैं कहती नहीं, ये ना 99 के काबिल था, तेरे आधे नंबर काट लिए क्योंकि तो इंटेलिजेंट है, फलाना ढमकाना. So a parent is always greedy for more because they clearly love their children and they want more for their children. अब सर एज एन एजुकेटर मैं इस बात को शायद समझ जाऊं कि यूनिवर्सिटी मेरे बच्चे को एडमिशन क्यों नहीं दे रही है हैविंग 98%, बट देन वही मेरी आपसे बात हुई है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्कूल गिविंग आउट अ पर्टिकुलर मार्क्स to class 12 which has passed out in 2021, but I feel university also has to revise. तो मेरा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से एज एन एजुकेटर जरूर रहेगा कि जी आपकी क्या कट ऑफ है और आपने क्या सोच के वो कट ऑफ निकाली है जो आप मेरे 98 प्लस वाले बच्चे को एडमिशन नहीं दे रहे हो. तो इसका जवाब यूनिवर्सिटी मुझे देगी, तो मैं उनसे पूछूंगी जरूर. मैम यूनिवर्सिटी सीधा एक चीज करेगी, डिक्लेयर, अपना नोटिस निकालेगी ऑफिशियली साइट पे कि हमारे पास 100 परसेंटाइल वाले बच्चे थे और सीट्स तो 100 परसेंटाइल वाले ने फिल कर दिए, क्योंकि अब आप क्वेश्चन करोगे कि इतने सीट्स बस इतनी थी, आप वो सीधा बोलेंगे कि हाँ सीट्स इतनी थी. आप ही सब स्कूल्स ने, सब मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट सब ने इंक्लूड होके आपने 90 मैं यूनिवर्सिटी पास आउट हूँ, मुझे पता है 3 कट ऑफ्स निकलती हैं, तो आई विल वेट फॉर 3 कट ऑफ्स. नंबर 1, मैं आपको एक बड़ा रियल सिनेरियो बता रही हूँ, मैं 3 कट ऑफ का वेट करूंगी, ठीक है. अदरवाइज अगर आप स्कूल में, आपकी एक फीस होती है, आपके स्कूल का डेकोरम होता है, आपके स्कूल का टाइम होता है, पेरेंट को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, दे हैव टू अबाइड बाय द स्कूल रूल्स, अदरवाइज बच्चा रस्टिकेट तक हो जाता है. सिमिलरली अगर यूनिवर्सिटी एक रूल पास आउट कर रही है, आई लाइक इट और आई डू नॉट लाइक इट, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट. तो अगर मेरे बच्चे को श्यामलाल में नहीं मिल रहा तो मैं कहूंगी बेटा साउथ कैंपस जाके वेंकटेश्वरा ट्राई कर लो, या फिर बेटा जाओ कोई वोकेशनल कोर्स जाओ, एमिटी यूनिवर्सिटी में चले जाओ. सो सॉरी बट इस देश में ना यूनिवर्सिटी की कमी नहीं है.
तो अगर मेरे को पेरेंट जो है, मैं आपको बता दूं, पेरेंट इज वेरी ग्रीडी। अगर उसको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में नहीं मिलेगा तो एमिटी में चला जाएगा, एमिटी में नहीं मिलेगा तो श्रीराम मिलेनियम में चला जाएगा, वहां नहीं मिला तो वो अशोका में चला जाएगा, वो उसको पूना भेज देगा, कहीं और भेज देगा, वो कहेगा बेटा एंट्रेंस दे ले, तुम कहीं और चले जाना। तो यही अगर हम बच्चे से पूछे कि उसे एडमिशन कहाँ पे लेना है, मतलब पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें चाहे वो अफोर्ड कर पाए ना कर पाए, वो ट्यूशन फी को, मतलब जो कॉलेज की फी है उसे अफोर्ड कर पाए ना कर पाए, वो एडमिशन कराएंगे चाहे उन्हें लोन लेना पड़े स्टूडेंट को। लेकिन एजुकेशन लोन लेने के बाद, लेकिन स्टूडेंट कुछ होते हैं कि जिनका होता है फोकस होता है, शायद आप ही के बैच में, मैम आप प्रिंसिपल हैं, हेड, आपको पता होगा आपके 12th क्लास के बच्चे कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो कितना अचीव कर सकते हैं आप इस लेवल पे आके ना। अगर आप वो चाहेंगे, आप खुद चाहेंगे कि बच्चे खिरोड़ीमल में हो, शाम श्री राम कॉलेज में हो, मतलब वेंकटेश्वर में, वेंकटेश्वर काफी अच्छा कॉलेज है, आप चाहेंगे कि बच्चे आईआईटी क्लियर करें। लेकिन अगर इसी हम क्राइटेरिया से चलेंगे कि नहीं, हम सब, अगर आप माँ बाप, अब जिस तरीके से आपने बोला कि मैं हेड हूँ और पेरेंट्स में, अगर आपको सब बच्चों के आप पेरेंट्स हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए सब बच्चे एक बराबर है। अगर मैं एक बच्चे को 40 से उठा के 60 पे कर रही हूँ, लेकिन 95 वाले को मैं 98 तक के लेके जा सकती हूँ, तो शायद इसके लिए एक बच्चे के लिए अनफेयर हो जाएगा। इसलिए हमें एग्जाम कंडक्ट करनी चाहिए, सीबीएसई को करना चाहिए 1 महीने बाद करें या 2 महीने बाद करें। आपने बहुत सही बोला कि हम स्किल्स को मैटर नहीं करते, स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि ये शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आए। हमारा जो सिस्टम है स्टार्टिंग से ग्रेडिंग सिस्टम रहा है, और शायद इसके चक्कर में कुछ बच्चे अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे 12th के 10th में बोर्ड नहीं आए। जैसे हमारा एजुकेशन लेवल प्यून की नौकरी के लिए 10th क्लास, मतलब 10th मिनिमम मांगता है, उसके बाद एग्जाम मांगता है, लेकिन वही एक आपको नेता बनना, मिनिस्टर बनना, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है आपको इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये हमारा सिस्टम ही है जो इस तरीके से घुमा रहा है। बट अदरवाइज हमारे शायद जितना टैलेंट हम इंडिया में है, उतना टैलेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे वो बच्चा स्कोर अच्छा कर रहा हो या नहीं कर रहा, वो मैटर नहीं, लेकिन उसके स्किल्स अलग अलग लेवल की है। प्रीतम सर देखिए, मेरा तो एज एन एजुकेटर ये मानना है दैट ऑल एजुकेशन इज रिलेटेड टू द सोशो इमोशनल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। और आप अगर एज एन एजुकेटर, मैं कभी नहीं कहूंगी कि एग्जाम शुड नॉट हैपन, मैं तो कहूंगी भाई एग्जाम लो। और मैंने अपने स्कूल में 3-3 बार प्री बोर्ड कराए हैं, और जबरदस्ती बच्चों को स्कूल बुलाया कि पेन एंड पेपर टेस्ट दो। बट यू सी द थिंग इज दैट इवन इफ यू कंडक्ट द प्री बोर्ड, आई एम 110% श्योर सर कि सारे बच्चे मन से नहीं देंगे, वो नाम के वास्ते का टेस्ट होगा, और वो असेसमेंट नहीं होगी, वो ऑथेंटिक असेसमेंट नहीं होगी। तो उसके बाद क्या होगा? और जितने मैं सिर्फ प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रही, मैं गवर्नमेंट स्कूल की भी बात कर रही हूँ। अगर सरकार ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया तो वो तो सरकारी स्कूल के बच्चे, आज एक सर्कुलर आया कि सारी ऑनलाइन क्लासेस सस्पेंड कर दीजिए। आप सोचिए प्राइवेट स्कूल्स के इस बात को मानना चाहेंगे? मैंने आज प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल ग्रुप में भेजा है, दे आर मेकिंग फन ऑफ दिस सर्कुलर कि अकॉर्डिंग टू देम पढ़ाओ मत बिल्कुल। तो आप ये सोचो कि हम तो एग्जाम ले लेंगे, हमारे बच्चे शायद पास भी हो जाएंगे, बट ये सिमिलर सर्कुलर या सिमिलर लॉ जो है वो सरकारी स्कूल से के पास होगा। आप सोचो वो बच्चे क्या नंबर लेकर आएंगे, और अगर नंबर आ गए तो वो क्या फ्यूचर बनाएंगे बच्चे, वो बेचारे बच्चे तो रह गए। मैम एक चीज बताइए, ये सेम सिचुएशन सब बच्चों के साथ होगी शायद 12th क्लास वालों की, हम अभी 10th वालों को छोड़ देते हैं, 12th क्लास के बच्चों के लिए ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वर्ल्ड में काउंट कर लीजिए, सबके लिए सेम सिचुएशन है, पेंडेमिक की सबके लिए सेम है। और शायद सभी बच्चे सेम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, सब बच्चों का जो फाइनेंशियल स्टेटस है सेम नहीं होगा। उस टाइम पे अगर हम देखा जाए तो वो सबके लिए सेम है। अगर आप एक चीज देखें, आपने खुद एक्सेप्ट किया कि एज ए एजुकेटर मैं चाहती हूँ कि एग्जाम हो, और वही चीज है सारे चाहते हैं कि 12th लेवल पे हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि अभी हो, 1-2 महीने बाद हो जाए, बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं। और ऐसा इंटरनल ऑनलाइन क्लासेस मना करिए, आप वीकली एक एग्जाम कंडक्ट करिए, टेस्ट कंडक्ट करिए कि बच्चों के लिए, कि जिससे बच्चे मोटिवेट रहे। उसके लिए जरूरी नहीं कि हम सब 12th क्लास के बच्चे एज में आके, मतलब 17-18 में थोड़ा बहुत मैच्योर होने लग जाते हैं, उन्हें पता होता है कि ज्यादातर बच्चे बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे आईआईटी में जाना है, तो उन सबको पता होता है अगर आईआईटी में जाना है, पायलट बनना है, क्या जो भी उनके फील्ड चॉइस होती है वो किस तरीके से जा सकते हैं। उनके पास एक चॉइस जब भी होगी जब वो पढ़ेंगे। अगर आप उन्हें, चलो आपने प्रमोट कर दिया सब बच्चों को 98, मतलब टेस्ट एग्जाम नहीं हुए, बच्चों का अच्छा स्कोर हो गया, ग्रेजुएशन लेवल में फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं कर पाएंगे, सेकंड ईयर क्लियर नहीं कर पाएंगे, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी प्रमोट कर दिया, थर्ड ईयर में क्या होगा उनका। इस तरीके से अगर हम सोचें और ये पेरेंट्स को भी समझाएं तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हम सबके लिए ना, क्योंकि आने वाली जनरेशन ही शायद बहुत कुछ सुधार कर सकती है इंडिया में ना। सर
I don't know. I think I will allow other people also. मैं ये नहीं चाहूंगी कि मैं पूरा सेशन हाईजैक कर लूँ, पुनीत से नहीं मिस नहीं करा नहीं रहे मैम हैं लेकिन मैं देखिए आपसे क्लोजिंग थॉट ये कहूंगी कि देखिए एवरीबडी, ऑल ऑफ अस आर हैव टू अबाइड बाय व्हाट सीबीएसई सेज। अगर आप मेरे से पूछे तो हर एक चीज का एक समय होता है, एवरीथिंग हैज अ जी टाइम एंड एवरीथिंग हैज अ राइट टाइम। और एक बार जैसे कहते हैं ना हाथ से बात निकल जाती है, तो आपको सबसे पहले बच्चों के हित का सोचना है। एंड दीज आई फील आर टाइम्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। A lot many things can be experimented. A lot many things can be brought in the education system from kindergarten to the university level. And I think a lot many things can be brought in, and there is a lot happening in the world around it कि भाई कैसे चीजों को बदला जा सके without losing time, because time is very important and it's very precious. तो अगर हम बच्चों को 2-3 महीने वेट करा के बोले अब अपने एग्जाम्स ले लो, तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, आई डोंट नो इफ इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। आई एम नॉट एंटी एग्जाम्स, बट आई थिंक दे शुड हैपन इन द राइट frame of time with the right frame of mind that the child can be in. That's it. Rest, I think we should wait for the orders and accordingly we can act and see what best can be done for our children. यस मैम। देखिए मैम, आपकी नॉलेज रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। और आप क्योंकि एम्स में है तो मुझे पता है एग्जाम्स को आप कितना वैल्यू करते हैं। सो आई नो ये एम्स में जो डॉक्टर होते हैं ना वो तो सोचते हैं। और मैं आपको बताऊं एग्जामिनेशन जो आप कह रहे हैं हर हफ्ते, आई एम नॉट वेरी मच इनटू असेसमेंट्स, क्योंकि मैं सॉरी टू से आई एम अ प्रिंसिपल बट आई विल एडमिट द फैक्ट कि हम इतना पढ़ाते नहीं है जितना असेस कर लेते हैं, और बच्चे सर पकड़ के बेचारे बैठे रहते हैं। आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू। You need to Yes, ma'am. give them more experiences, give them more quality in terms of education, give them more freedom to speak and to live in a democratic country, and rather than getting assessments all the time. I think it's not fair. तो जितना हम assess कर रहे हैं enough है यार। बार बार बच्चों को मतलब हर चीज का उनकी आदत ही हो गई है कि हर कोई एक्टिविटी कराती है मेरी टीचर, तो वो कहते हैं मैम ये टेस्ट होगा, मैम इसके नंबर लगेंगे। अरे यार कम ऑफ इट, वी आर डन विद नंबर्स। इट्स 21st century moving into 22nd. So I think we need to move into just beyond numbers. You see? So आई थिंक मैम आप 2 स्कूल की प्रिंसिपल है अभी, जितना मैंने करेक्ट, अगर आप मैं करेक्ट बोल रहा हूँ तो आप 2 स्कूल में प्रिंसिपल हैं, दोनों को हेड कर रही हैं। आपसे बच्चे बहुत खुश रहते होंगे वैसे, जिस तरीके से आपने मार्क्स के लिए बोल रहा है ना बच्चे आपके, अगर आप उस यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स हैं तो वो काफी श्योर हो गए होंगे कि बस हम तो बच जाएंगे आज के टाइम में ना, जब तक मैम हमारे साथ है, चारों मैम जब तक हमारे साथ रहेंगी हम काफी सेफ फील करेंगे। नहीं सर ऐसा नहीं है। एज अ टीचर आई वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। तो लेकिन ये है कि हर चीज का मैंने कहा ना एक टाइम होता है, एक रैशनल होता है, एंड इफ इट फिट्स द बिल, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम्स, बट दे हैव टू केटर टू द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज द स्टूडेंट। एवरीथिंग हैज टू बी स्टूडेंट सेंट्रिक। अगर बच्चे नहीं है, खुश नहीं है, अच्छे से एंजॉय नहीं कर रहे अपनी लाइफ, दे आर नॉट लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, देन आई थिंक वी एज एजुकेटर्स आर फेलिंग इन आवर जॉब्स, एंड जस्ट बाय टेकिंग टेस्ट एंड असेसमेंट इन एग्जाम्स इट्स नॉट रियली आवर जॉब. I think we need to make happy individuals, and that will only come through a happy school. It's very important. तो मैम शायद हम सबको, अब जैसे पुनीत जी यहाँ आपके स्कूल में काउंसलर हैं, हम सबको शायद अब 5th क्लास या 1st क्लास से ही स्टार्ट कर देना चाहिए कि बच्चों को खुद इनिशिएट करना चाहिए कि मतलब हमें कुछ डाउट्स हैं या हमें किस चीज में इंटरेस्ट है, हमें क्या क्या चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही। और इस चीज को if you get yourself familiar with the kindergarten curriculum, आप class 1 कह रहे हो, हम class nursery में एक चीज सिखाते हैं, emotions. So every child is asked about if the child is happy, sad, excited, embarrassed. There are 4 basic emotions that we start with. The emotions, my family, and there are instances where the children said that, "Ma'am, I'm happy because I'm sitting with my best friend." So that yes ma'am expression of expression of one's feelings is seen right from KG. So I think Puneet sir, let's carry on with the discussion. ओके मैम। सर इस डिस्कशन से मेरे को एक चीज़ तो समझ में आई है कि बच्चों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी उनका ओवरऑल स्कोर मिलता है टीचर के थ्रू मिलता है या फिर मतलब बाकी सारे टीचर के अकॉर्डिंग मिलता है, तो उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको ये समझना पड़ेगा कि ये मेरे को जो रिपोर्ट कार्ड मिली है, या फिर अगर मैं इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर जा रहा हूँ और मेरे 98% है, स्कूल और कॉलेज मुझे 99 पे एडमिशन दे रहा है, तो इसके लिए मैं उनको फॉल्ट ना कंसीडर करूं कि भाई ये तो मेरे टीचर ने मुझे 1 नंबर कम दिया वरना मेरा एडमिशन तो हो जाता। तो मुझे लगता है उसके लिए बच्चे को समझना पड़ेगा, अगर यहाँ जितने बच्चे भी हैं, कि हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने जैसा भी पूरे साल परफॉर्म किया या फिर जो हमने 9th से या नीचे तक से भी जो भी हमने परफॉर्म किया उसके बेसिस पे ये डेमोक्रेटिकल करके मतलब मुझे मार्क्स मिले कि इसमें ये मेरे खुद के मार्क्स हैं। सिंपल अगर मैं बोलूँ कि मेरे खुद के मार्क्स हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि टीचर ने ज़्यादा या कम कर दिए।
ये पुनीत जी आपने सही बोला, हमें पहले ही बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो भी होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा, चाहे एग्जाम होते हैं नहीं होते, इंटरनल असेसमेंट होता है, कुछ भी होता है, वो सबसे आपके लिए शायद बेस्ट होगा उस टाइम पे। जो भी डिसीजन लिया जाता है, जैसे 10th क्लास वालों के लिए लिया गया, वैसे 12th क्लास वालों के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। कुछ भी हो, अगर आपके मार्क्स जितने भी हैं, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपके पास चॉइस होनी चाहिए। सक्सेस भी मिलती है अगर जब हम फेलियर को समझने लग जाते हैं। अगर हम फेलियर को ही नहीं समझेंगे, हम लोग फेलियर से डरने लग जाएंगे, तो फिर हमें सक्सेस का पता ही नहीं चलेगा ना कि हमारे पास सक्सेस आएगी कैसे, सक्सेस को हम इंजॉय कैसे करेंगे अगर हम फेलियर को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबको समझा के चलना पड़ेगा, एक साथ लेके चलना पड़ेगा बच्चे को। कि कुछ बच्चे होंगे कि यहाँ पे शायद कि जिनमें 11th 12th में साइंस नहीं लेनी, वो डर रहे होंगे, शायद उनका स्कोर भी, एकेडमिक स्कोर भी अच्छा हो, उन्हें भी समझाना पड़ेगा। अगर आपका एकेडमिक स्कोर है अच्छा है, तो आपको एक बार शायद पहले उनके सामने ऑप्शन रखने पड़ेंगे। ये जो ऑप्शन है, टेस्ट हर एक जगह होंगे, बैरियर हर एक जगह होता है, हमें हर्डल्स हर एक जगह, हमें क्रॉस हमें करना है। और आप चाहे आर्ट्स में जाओ, चाहे कॉमर्स में जाओ, चाहे साइंस में जाओ, हर एक जगह कुछ ना कुछ हमें डिफिकल्टीज आती है, उन्हें हमें क्रॉस करके आगे निकलना पड़ेगा। अगर बच्चे अभी से, क्योंकि हम उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, कि मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। एग्जाम्स हर एक जगह पे एंट्रेंस कंडक्ट होंगे। अब आने वाला टाइम ऐसा नहीं कि जो कट ऑफ से जाएगा, वो एंट्रेंस होंगे, कहीं पे भी एडमिशन लेना है तो उन एंट्रेंस को क्लियर करना पड़ेगा, जिससे उन्हें मेंटली प्रिपेयर होकर स्कूल से ही निकले कि अच्छा ठीक है, हमें एंट्रेंस क्लियर करना है। और शायद पुनीत जी, सोनू चंदोला जी, शायद सोनू जी जो है, हाँ, वो काफी देर से हैंड रेज कर रही है शायद वो। हाँ, यस मैम। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ सर। नहीं सर, सर आपका माइक म्यूट हो गया। जी पुनीत जी बताइए। तो सर ओवरऑल ये है कि एक्सेप्टेंस हमें करनी पड़ेगी, और दूसरा हमें ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मतलब हमें इससे डिफोकस होकर देखना पड़ेगा कि अब क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि ये तो हो चुका जो होना है ना। जी जी, मैंने जितना पुनीत जी, अभी मैंने आपकी फैकल्टी, आपके कलीग्स हैं उनके बात सुनी, और जो आपकी हेड है मैम, प्रिंसिपल मैम है, उनका सुने। मतलब जितना मैंने इंटरेक्ट किया और जितना आप सोच रहे हैं, वो शायद पॉजिटिव, काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं बच्चों के उस पे। और जो भी आप डिसीजन लेंगे, चाहे 12th क्लास के इंटरनल एग्जाम का ले या ग्रेडिंग सिस्टम का ले, वो आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट लेंगे। क्योंकि जब हम, जैसे प्रिंसिपल मैम ने बोला, सारे मेरे बच्चे हैं, तो जब हम उस तरीके से सोचने लग जाते हैं ना कि अपने आप को फैमिली मान लेते हैं, हम स्कूल में फैमिली कर लें, चाहे मेरे साथ जो एम्स में कलीग होंगे, जब तक मैं उन्हें फैमिली नहीं मानूंगा तो हम शायद बेस्ट डिसीजन नहीं ले पाते। तो अगर हमने फैमिली मान ली, तो जो उनके लिए बेस्ट होगा हम वही डिसीजन लेंगे। अच्छा सर, आप एक चीज बताना भूल गए, जो मैंने एक और चीज बोली थी। जी मैम बताइए। एवरी टाइम देयर इज अ चैलेंज, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। जी आई थिंक ये जो कोविड का टाइम आया था, इसने हमारे टीचर्स को, हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कर दिया। नाउ दे आर ऑल यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज टू टीच एंड लर्न। दे आर लर्निंग देमसेल्व्स। आपके सेशन में देखिए बैठे हैं कितने टीचर्स, पेरेंट्स बैठे हैं। तो इन सब चीजों से क्या है कि इस टाइम पर हम घर पे थे, बट वी डेवलप्ड आवर रिलेशनशिप्स, you know, we took care of our health, we were grateful for so many things we have, and we found various means and ways to learn। कैसे भी हुआ, लेकिन हमने सिखाया और सीखा। तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को एज एन अपॉर्चुनिटी लेकर सिस्टम्स भी अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं, जहां बच्चों को सेंटर पे रखे। if there is something new that can come up in terms of assessment and promotion from 10th to 11th or from 12th to university, it's very important that now authorities start to think, they start to innovate new ways, and there is no harm to learn from outside, from other countries and what's happening in other states. I think some of the countries are doing really well in terms of education. There is no harm in learning from them. यस मैम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एज अ स्टूडेंट। चारू मैम, आपने बताया कि आप एक प्रिंसिपल ग्रुप में ऐड हैं। हाँ जी जी, आप वहां पे इनिशिएट कर सकती हैं एजुकेशन मिनिस्टर को, दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर को, कि सीट्स बढ़ाई जाए। और शायद वो अभी कर भी रहे हैं, शायद कुछ चल रहा था, कुछ ट्रायल बेसिस पे चल रहा था कुछ प्रोग्राम। आप इनिशिएट करेंगे तो शायद इस बार कुछ ज्यादा बच्चों को एडमिशन मिलेगी, मतलब जब 5% बच्चों को मिले।
क्योंकि सब प्रिंसिपल अनाउंस कर देंगे, मतलब सब एक साथ इनिशिएट करेंगे तो शायद वो कुछ हो सकता है। और आप काफी मुझे एनर्जेटिक लग रही हैं, और काफी होता है ना कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप शायद इतना तो कर ही सकते हैं, काफी हद तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे आप शायद। नहीं सर, आप मतलब आपका रिक्वेस्ट क्या है, मैं वो समझ नहीं पाई, किस चीज की सीट्स बढ़ानी चाहिए? मैम जो कॉलेज में सीट्स हैं जी। वो सीट्स इंक्रीज करने के लिए ऑर्डर आए हुए हैं काफी टाइम से, मतलब एक मीटिंग हुई थी, उसमें हुआ था कि सीट्स बहुत कम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बच्चों को मिल नहीं पाते, दिल्ली के ही स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाते क्योंकि अदर कोटा बहुत सारा है। तो इस जी। चक्कर में मनीष सिसोदिया जी ने शायद एक मीटिंग बिठाई थी जिसमें हुआ था, तो जिसमें रिव्यू हुए थे कि शायद हमें सीट्स बढ़ानी चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम पेंडेमिक के चक्कर में सीट्स वो बढ़ नहीं पाई हैं। शायद इस बार भी कुछ इस तरीके का ही होगा क्योंकि पेंडेमिक स्टार्ट है और वो नहीं बढ़ पाएंगी दोबारा सीट्स शायद। तो आप सब प्रिंसिपल मिलके एक इनिशिएट करके मनीष सिसोदिया जी को मेल या कुछ किसी इस तरीके से कांटेक्ट करिए कि जिससे वो सीट्स बढ़ पाए। यूनिवर्सिटी में सीट्स बढ़नी चाहिए फॉर एवरी कोर्स। जी मैम, और वो अब ऑर्डर पास हो चुका है, शायद जितना मुझे आइडिया हो शायद ऑर्डर पास हो चुका है। और अच्छा। फिर शायद वो उसमें आया नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी पेंडेमिक के चक्कर में कुछ ऑफिशियल वर्क चल नहीं रहे हैं। तो आप एक बार प्लीज आप अपने बिहाफ पे मतलब प्रिंसिपल वगैरह सारे प्रिंसिपल्स मिलके आप एक मेल करिए, जिसमें आपके मतलब अगर आप मेल आईडी के थ्रू करते हैं तो ऑफिशियली वो साइन हो जाते हैं कि हाँ हम ऑफिशियली हम अनाउंस चाहते हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीके से कुछ हो। अच्छा सर, मैं वैसे फुल्ली अग्रीमेंट में नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। आई नीड टू थिंक अबाउट इट दैट इज इट रियली टू बी डन और नॉट, ये श्योर श्योर मैम, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। श्योर मैम, श्योर मैम, ओके मैम। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है एक मेरा। एक बच्चा मतलब मेरे पास आया था जिसका मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, तो एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत अच्छा गया, मतलब आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं उसकी, सब कुछ सही है, बट सर और उसने मुझसे बोला कि सर मुझे साइंस लेनी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसके फॉर्म पे लिख भी दिया साइंस। देन वो सर 1 वीक बाद या 2 वीक बाद मेरे पास आता है, बैठता है मेरे पास विद हर फादर कि मेरे को साइंस नहीं लेनी है सर, मेरे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स मुझसे ज़्यादा जानते हैं, या फिर मैंने भी देखा है मेरे से साइंस नहीं होगी। तो सर वहाँ ये तो क्लियर हो रहा है कि लोअर सेल्फ स्टीम है ना सर। बट क्या कहते हैं, मैंने उसको फिर से अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने कहा ठीक है फॉर्म मेरे पास ही है, अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा, आपके पास टाइम है, आप सोचो, ठीक है। और मैंने फिर भी बोला कि मैंने कहा क्यों नहीं लेनी है, तो उसने कहा कि अगर मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ तो, मतलब वो अगर वाला जो वर्ड है ना, तो वो मुझे थोड़ा हिट किया कि जो अगर है बेटा ये तो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहेगा, अगर तुम कोई कॉमर्स या आर्ट्स पे ले ले तो ये अगर थोड़ी ना कभी खत्म हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये अगर खत्म करना पड़ेगा, तुम्हें खुद चेक करना पड़ेगा तुम कितने कैपेबल हो। तो मैंने सर इतना कह के उसको भेज दिया था। पुनीत जी एक तो सर हम जी जी यस लास्ट सर बस, बट सर 2 और 3 वीक बाद फिर मेरे पास उस बच्चे का मैसेज आता है, मैंने डिसाइड कर लिया कॉमर्स लेनी है। मैंने पूछा अच्छा क्या करना है कॉमर्स लेके, नहीं सर वो इजी होगी ना साइंस से, बस इसलिए लेनी है। अच्छा, और सर मैंने काफ़ी करियर कोर्सेज इन बच्चों के सामने रखे हैं और काफ़ी चीज़ें इन्हें समझाई भी हैं, बट मेन जो है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये मैं अगर कैसे हटाऊं। अगर कैसे है, अगर पुनीत जी मैंने आपसे कहा था प्रीतम सर, देखो कि ये व्हाट इफ वाली जो फीलिंग है ना बच्चों की, अनसर्टेनिटी, ये रहता है बच्चों के साथ। इसी के लिए शायद मैम आपने पुनीत जी को रखा हुआ है, आप खुद लीड कर रहे हैं आगे से फ्रंट से, और शायद इसीलिए मेरे को बुलाया था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स कम है, वरना हम उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस लेते तो शायद ज्यादा इंटरेक्शन अच्छा होता, मतलब उनके क्वेश्चन सोल्व कर पाते। पुनीत जी जैसे आपने बताया कि अगर वाला क्वेश्चन, अगर बच्चा के सामने हम ये रखें कि कुछ भी आर्ट्स लेता है, क्या उसे लॉयर बनना है, वो एंट्रेंस क्लियर कर पाएगा? अगर तो हर एक जगह आगे ना, एंट्रेंस तो हर एक जगह मिलेगा, अगर उसे अच्छे डेजिग्नेशन पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, यूपीएससी क्रैक करना है, उसके लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें आर्ट्स इसलिए लेनी क्योंकि हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं 11th-12th से ही, लेकिन यूपीएससी में भी जाना तो उसमें भी एंट्रेंस है। अगर हम बच्चे को समझाएं कि एंट्रेंस तो हर 12th के बाद हर एक लेवल पे है, अगर हम ग्रेजुएशन में कोई मतलब एक प्रोफेशनल एग्जाम लेना चाहते हैं, नीट देना चाहते हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरे उसने 7th-8th क्लास में वो एवरेज था काफी, 9th में किसी ने बोला तेरे को डॉक्टर बनना चाहिए, तो उसने इसके बारे में स्टडी करी, पढ़ा कि किस तरीके से क्या क्या स्ट्रीम चाहिए होती है,
9th क्लास में एकदम वो बोलते चेंजेस इतने अच्छे आए, वो बच्चा एवरेज से इंटेलिजेंट में काउंट होने लग गया। 10th क्लास में उसने स्कोर किया और काफी अच्छे स्कोर हुए। दिल्ली में टॉपर था, ऑल ओवर दिल्ली में 3rd या 4th टॉपर था वो बच्चा। 11th 12th में उसने टॉप किया है। 12th क्लास में दिल्ली का टॉपर था। नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया सर। अगर फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ, लेकिन उसने अब जो फैकल्टी थी, जो उनके काउंसलर थे, उन सब ने वही बोला कि कोई नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो, सेकंड अटेम्प्ट में हो सकता है। तो सेकंड ईयर दिया, ऑल इंडिया रैंक अच्छी थी, एम्स मिल रहा था, मौलाना आजाद मिला था, वो फिर अब मौलाना आजाद में है, ठीक है सर। देन उन्होंने नीट पीजी दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 15 है, और इस टाइम वो एमडी है मौलाना आजाद हॉस्पिटल में। तो अगर हम इस तरीके से देखा जाए कि अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन मार्क तो हर एक जगह है ना। क्वेश्चन मार्क तो शायद अगर आप मास्टर्स नहीं करते काउंसलिंग में, साइकोलॉजी नहीं करते, तो क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे भी था ना कि आप काउंसलर बन पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मेरे स्कूल ज्वाइन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ही अपने एजुकेशन को लेके डाउट में रहूंगा तो शायद मेरे पास भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हमें बच्चों को ये समझाना चाहिए कि अचीव जब ही कर सकते हैं जब हम सेल्फ अपना स्टीम रखें। अगर हम डीमोटिवेट खुद ही अपने आप को कर देंगे, हम खुद ही अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम क्लियर कर सकते हैं, तो फिर शायद हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली कोई नहीं करवा पाएगा। अगर हम खुद ही अपने आप को डिमोटिवेट कर सकते हैं, हम कोई भी ऐसा बच्चा देखा अपने स्टार्टिंग में कि जो हर एक बच्चा बोलता है मुझे पायलट बनना, डॉक्टर बनना, क्योंकि वो मोटिवेटेड रहता है, उसे पता है कि जो वो शायद मैं बन सकता हूँ। लेकिन हम धीरे 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 धीरे, शायद इसमें पेरेंट्स का भी थोड़ा बहुत रोल होता है कि हम बच्चों को बोलते हैं नालायक है तू, शायद हमें वो नहीं बोलना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए नहीं कर सकता है। शायद एक बार फेलियर मिलेगा, शायद 2 बार फेलियर मिलेगा, लेकिन थर्ड टाइम क्या पता क्रैक कर जाए। अगर नहीं भी क्रैक करेगा तो उसके अंदर एक पावर आएगी कि हाँ नहीं मैं ये नहीं कर पाया तो शायद कुछ और करूँ, लेकिन वो अपनी लाइफ के लिए अच्छा करेगा। अभी से डरने लग जाएगा तो शायद आगे जाके भी उसके अंदर वो डर बैठा रहेगा, तो वो जो एक बोल्ड स्टेप लेना होता वो ना ले पाए। शायद वो डॉक्टर बन सकता था या बन सकती थी, वो ना बन के वो कोई एक छोटी सी पोस्ट पे बैठे हो, शायद वो लाइफ टाइम तक वो होता है ना, एक गिल्ट रह जाता है हमारे अंदर, उस टाइप का रह जाएगा। यस सर, ये वाला तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि मुझे पता है मेरी क्लास में जो बच्चा है वो नहीं कर पाएगा, बट मैं उसको ये बोलता हूँ बेटा ये तो कर लोगे तुम, जो क्योंकि मुझे पता है ना ये वाला क्वेश्चन उससे नहीं होगा, तो मैं जानबूझ के बोल देता हूँ बेटा ये तो कर लोगे तुम, और वो करके भी ले आता है उसको। और एटलीस्ट हम वही है कि हम ट्राई जब तक नहीं करेंगे, हमें नहीं पता कि, हमें भी नहीं पता है, इवन आपको मुझे नहीं पता कि हम कौन सा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन हर एक लेवल पे अच्छा कंपटीशन चल रहा है। मतलब एक ग्रेजुएशन के बाद अच्छा कंपटीशन हो जाता है कि जहाँ पे सारे बच्चे पढ़े लिखे आते हैं, कोई वैसे नहीं। तो हम अपना ये नहीं सोच सकते कि अगर हमारे इस टाइम में नहीं हुआ तो शायद हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस टाइम हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे, हमने शायद थोड़े कम एफर्ट्स डाले, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर हम एफर्ट्स ज्यादा डालेंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा और हम एडमिशन हो जाएगा। हम इसी तरीके से पॉजिटिव सोचेंगे तो शायद काफी बच्चे अपना उस तरीके से देखेंगे। और अगर कोई बच्चा है इंटरेस्टेड है और उसे इंटेलिजेंट भी है, तो शायद आपको मोटिवेट करना चाहिए कि इस तरीके से हो सकता है। पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि आप डिमोटिवेट मत करिए, लेकिन लास्ट कॉल वो स्टूडेंट्स की रहनी चाहिए, मतलब जो भी बच्चा लेना चाहता है वही लेना चाहिए। सर ये मोटिवेशन ऐसे ही दे सकता हूँ मैं शायद कि क्या कहते हैं इनको इमेजिनेशन वगैरह थोड़ा करवा के, कि मैंने अभी इस बच्चे को छोड़ रखा है, मैंने इसको बोल रखा है कि 1 वीक का टाइम और है, ठीक है। मैंने कहा कि इमेजिन करो कि इनकेस मतलब किस तरीके से फीलिंग होती है एक, आप क्या कहते हैं अगर डॉक्टर बन जाते हो तो, और वाइट कोट में आप बैठे हो और वो सारी चीज़ें, और मतलब एक भगवान का दर्जा मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं मतलब आसानी से दे सकता हूँ, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये फियर फैक्टर हट जाए फिर मैं कुछ भी दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में ये भी ऐड कर देना, वहां पे भी मौज मस्ती होती है। किसी भी कॉलेज में जाते हैं हम, हर एक जगह मौज मस्ती होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम आईआईटी में जा रहे हैं, एमबीबीएस में कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे हम काफी स्ट्रिक्ट वो होते हैं, प्रोफेसर वगैरह होते हैं, हर एक जगह चलता है। मतलब हर एक जगह हम हाँ एंजॉय ये कर भी हो सकते हैं सकता है लाइफ कि को। वो ये सोच रहे हो कि ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मौज मस्ती। हाँ, हाँ। जो छोटा सा सजेशन देती हूँ, इफ दैट वर्क्स विद यू। आई थिंक देयर आर 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स। एक तो होता है कि फैक्ट वर्सेस ओपिनियन एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। माय सिस्टर इज एन एम्स टॉपर, तो उसके बावजूद भी उसको 1 साल प्रेसिडेंटशिप शायद मिला था। तो शी वाज लाइक पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, नहीं मैं कैसे करूंगी, फलाना ढमकाना। तो मैंने कहा अच्छा चल एक लिस्ट बना प्रोज एंड कॉन्स की,
And after that, she realized उस list में strengths and challenges में that her strengths are more in terms of leadership, and therefore she said चल ठीक है, मैं मानती हूँ मंजू मेहता मैम की मैं क्लास बोलती हूँ, ठीक है ओके, मैं एक्सेप्ट करती हूँ लीडरशिप क्वालिटी. सो आई थिंक एक फैक्ट वर्सेस ओपिनियन बहुत जरूरी है. बच्चा लेक्चर मोड में आजकल कम सुनता है, उसको कितना ही आप समझा लो, नहीं बेटा ऐसे नहीं वैसे नहीं, उसको नहीं समझ आती है बात. जब उसके सामने आप फैक्ट्स रखोगे, that is when the child will realize that what his potential and what are his potential strengths and challenges are. एक SWOT analysis भी होती है जो हम कर सकते हैं, which is very important. और आई थिंक हाँ, पेरेंटल और टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको थोड़ा सा क्वेश्चन भी करना चाहिए विच इज रिलेटेड टू हिज ओन लाइफ. फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर मेरे ही स्कूल में एक बच्चा आया था और उसने कहा था मैम मेरे को ना कॉमर्स लेनी है क्योंकि वो साइंस से आसान है. मैंने कहा अच्छा लेजर किसे कहते हैं, रिकंसिलिएशन क्या होती है, उसको एक भी सवाल नहीं आता था. मैंने कहा तुम्हें मालूम है आउट ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स कॉमर्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव नेवर स्टडीड दिस सब सब्जेक्ट एवर इन योर लाइफ. और आर्ट्स जो है वो सबसे मुश्किल है क्योंकि उसमें सिर्फ याद करने का है. साइंस में फिर भी थोड़ा लॉजिक लगा लोगे, उसमें क्या करोगे, ये कॉज एंड इफेक्ट चलता है. हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में व्हाट हैपेंस एंड उसका क्या रिजल्ट हुआ, खत्म. एंड हिस्ट्री इज नथिंग बट इंटरप्रिटेशन. मेरे हिसाब से हिस्ट्री देखोगे तो ऐसी थी, किसी फलाने ने लिखी है तो हिस्ट्री ऐसी हो गई, ठीक है ना. तो देन आई थिंक दैट इज समथिंग एक्सपोजर, जैसे वो मिशेल फुको ने कहा था ना, नॉलेज इज पावर. द मोर नॉलेज, द मोर एक्सपोजर यू गिव टू द चाइल्ड एंड शो हिम हिज फैक्ट्स एंड वर्सेस हिज ओपिनियंस, आई थिंक दैट विल गिव मोर क्लैरिटी टू अ चाइल्ड. ओके मैम. ओके सर, सेशन स्टार्ट करते हैं. जी बस मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप किसी को देना चाहें. yes, तो yes. एक यूपीएससी का स्टूडेंट है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा ना, बच्चे सब हर कोई सर्च करने लगे तो मैसेजिंग करते हैं. उन्होंने 7th अटेम्प्ट करे, मतलब उनका लास्ट अटेम्प्ट, और 2 बार सक्सेसफुल हो चुके हैं. आईआईटी से पास आउट है, आईआईटी से पास आउट है, तो उन्हें अच्छी खासा सैलरी पैकेज मिला हुआ था, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं कि हमें ये अचीव करना है. तो 7 टाइम उसमें से 7th अटेम्प्ट, अब 6th अटेम्प्ट में से 2 बार उन्होंने क्लियर कर चुके हैं और लिस्ट में नाम है. मतलब ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कुछ रीजन रहे कि उन्हें फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल पाया क्योंकि वो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह का वेरिफिकेशन के चक्कर में कुछ नहीं मिल पाया. लेकिन इस टाइम में लास्ट अटेम्प्ट है, वो प्री क्लियर कर चुके हैं, मेंस में है. अगर हम बच्चे को सही मोटिवेट करें, अगर कोई अच्छे तरीके से मोटिवेट है, तो रिजेक्शन से, फेलियर से हमें डरना नहीं चाहिए. फेलियर हमेशा आते रहेंगे. अगर 7 साल कोई आईआईटी का पास आउट बच्चा 7 इयर्स दे रहा है अपने, तो काफी मैटर करते हैं कि किसी ने अपनी लाइफ में वो काफी अच्छा अर्न कर सकता था. अगर हम इस तरीके से बच्चों को समझाएं ना कि मतलब हम अगर कुछ करना है तो शायद उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ता है हमें साथ के साथ, इस तरीके से. और एक सब रीटा मैम यहाँ पे, उन्होंने काफी देर से हैंड रेस किया था. रीटा मैम यहाँ पे थी, वो हैंड रेस कर रही थी. आई थिंक सर किसी का कोई डाउट नहीं. इज देयर एनी डाउट? सो सर स्टार्ट करते हैं हम. स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स कुछ, और स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन की किस तरीके से जो भी स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे अभी भी जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, हम रोज जो ये न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, तो इसको कैसे मैनेज करें. अभी लास्ट पैंडेमिक में पुनीत जी आपने क्या सजेशन दिए थे स्टूडेंट्स को या अपने कलीग्स को? सर कलीग्स को सजेशन, कौन से सजेशन, एक बार बताइए. मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए, स्ट्रेस कैसे मैनेज किया था आपने, कैसे मैनेज किया था लास्ट टाइम में, पैंडेमिक के टाइम पे, फर्स्ट वेव में? सर ब्रीथिंग प्रैक्टिस, ओके, एंड डी फोकस करना अपने आप को. एक्चुअली क्या हुआ सर, मैं अपना अगर फैक्ट बताऊं तो मैं गलती से या कह लो जानबूझ के मैंने कुछ बुक्स जो हैं ऑर्डर कर दी थी, ठीक है, लास्ट लॉकडाउन में. अब मैंने आराम से बैठकर वो सर बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी, ठीक है, जो भी हो रहा है होने दिया और मतलब सिर्फ वो बुक्स पढ़ी, तो मेरा वहाँ पे हो गया था. तो मेन 2 ही टेक्निक्स मैंने यूज़ करी. एक तो सर ब्रीथिंग प्रैक्टिस, एंड सेकेंड इज रात को सोने से पहले थोड़ा सा नेचुरल टाइप ऑफ म्यूजिक सुनना, कि जिसमें मतलब बोल सकते हैं कि मतलब प्राकृतिक वॉइसेस हों, लाइक मतलब झरने की आवाज़, ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें सुनना. अच्छा है तो भैया.
ये सर आपका माइक ऑफ है। ये बोलिए जी। अच्छा, आपने इस तरीके से किया, सबके अलग स्ट्रेस कोप अप करने के, स्ट्रेस को रिलीव करने के सबके अपने अपने अलग तरीके होते हैं। किसी का इंडिविजुअली कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोई तरीका नहीं। हम बोलते हैं कि योगा करनी चाहिए, कुछ लोग योगा ही नहीं करते, तो मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर एक है कि जिससे हम कर सकते हैं। ठीक है ना यस सर। पुनीत जी? तो कुछ लोग हैं मतलब जिनकी फैमिली है, मतलब हम फैमिली को पहले टाइम नहीं दे पाते थे, या तो हम अपना प्रोफेशनल वर्क में या पर्सनली हम फ्री हुए तो हम शायद सोचते थे कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, पार्टी वार्टी करें इस तरीके से। लेकिन जब हमने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगा, तो जब हमें रियलाइज हुआ कि शायद फैमिली के साथ हम जब बैठे तो हमें स्ट्रेस कम हुआ, क्योंकि हमने उनके साथ कुछ बातें शेयर करने लगे, हम थोड़े और ओपन अप होने लगे। शायद जितना हम पहले सोचते थे कि स्ट्रिक्ट हैं, पेरेंट्स हमारे उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, क्योंकि वो समझने लग गए। पेरेंट्स भी थोड़ा एक बच्चों के रिगार्डिंग उनका एक होता है ना कि नहीं, हमेशा होता है कि इंडियन पेरेंट्स का कि ये चीज सही है ये गलत है, जैसे यस सर। फॉरनर्स में। लेकिन इंडियन पेरेंट्स अब समझने लग गए हैं कि नहीं, बच्चे भी सही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ बात करी है, उन्हें कुछ चीजें समझाई है। टेक्नोलॉजी, अभी मैम ने बताया कि टेक्नोलॉजी सीखे हैं, क्योंकि बच्चों ने साथ बैठ के उन्हें सिखाया है। जो बच्चों को आता था उन्होंने सिखाया, पेरेंट्स ने सीखा, तो मुझे उनसे भी, क्या हुआ जी। मैंने भी सीखा है सर बहुत कुछ, मतलब हाँ, बच्चों से। तो इसलिए क्योंकि अगर हम वो इंटरेक्ट ना करते, अगर हम इन सबको इन सब चीजों को अलग करते, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम स्ट्रेस अपने अंदर ले, अगर हम क्योंकि इन सबसे बात करते तो हमें स्ट्रेस आ नहीं रहा था, हम सोच नहीं रहे थे कि बाहर क्या चल रहा है, पैंडेमिक में क्या हो रहा है। हमें तो ये तो रियलाइज हो रहा था ना कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं। फैमिली के साथ यस होने से एक स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे लव वंस हैं वो हमारे साथ हैं और सेफ हैं, और जो थोड़े से हमसे दूर हैं वो भी सेफ है। और उसके बाद हमने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतना टाइम किसी ने भी एक साथ बंद होके अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया हो। इवन हम शायद बहुतों ने लूडो खेली है, मतलब कुछ लोग क्वारंटाइन हुए थे, होम आइसोलेट हुए थे, एक रूम से दूसरे रूम में लूडो खेल रहे थे, क्योंकि वो ऐसा भी तो हो सकता था फ्रेंड्स के साथ खेल सकते थे, लेकिन वहां पे स्ट्रेस कम कर रहे थे क्योंकि पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ गया था। एक दोस्ती जो बोलते हैं ना, दोस्ती वाला वो सिचुएशन अब भी है। अब कुछ पेरेंट्स जो है फ्रेंडली हो गए काफी, और वो अच्छी बात है, क्योंकि हम कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हम नहीं बता पाते, कुछ हम गलतियां कर देते हैं ऐसी अपनी लाइफ में कि जो हम डरते हैं बताने में। लेकिन अब कुछ एक साल से, जैसे मैम ने बोला था कि पेंडेमिक ने हमें कुछ सिखाया है, हमने कुछ नई नई चीजें सीखी हैं, जैसे आप बताए थे आपने भी कुछ सीखा है। तो शायद काफी लोगों ने ये भी सीखा है कि शायद जो हमने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम कुछ गलतियां कर देते हैं, हम फैमिली को बता के, तो क्योंकि बता पाते क्योंकि हम फ्रेंड्स हो गए हैं। जैसे हम दोस्तों को बड़ी जल्दी बता देते हैं, अगर आप और मैं एक दोस्त वाला हम शेयर करेंगे बॉन्ड, तो अगर मैं आपसे कुछ बात, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मुझे कुछ सजेशन लेना होगा, मैं आपके पास फोन करूँ। लेकिन अब क्या हुआ है, हम फ्रेंड्स से पहले अपने मम्मी पापा या पेरेंट्स से बात करते हैं, फैमिली मेंबर से बात करते हैं, क्योंकि वो हम पहले सोचते थे अगर मम्मी पापा से बात करेंगे तो हम स्ट्रेस लेने लग जाते थे। यहाँ पे स्ट्रेस खत्म हुआ है, एक बॉन्ड बना है स्ट्रेस का। क्योंकि हम स्ट्रेस कब लेते हैं, हम कुछ मिस्टेक करते हैं या एग्जाम फोबिया होता है बच्चों को, एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है। अगर हम ये सोचें कि एग्जाम का स्ट्रेस कुछ के लिए अच्छा होगा कि मतलब कुछ ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन कुछ घबराने लग जाते हैं, कुछ को फिट्स आते हैं। लेकिन अगर हम उन बच्चों को ये समझाएं कि ये एग्जाम तो लाइफ टाइम चलेंगे, आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते हैं, या उनके साथ एक फ्रेंडली तरीके से कि रिजल्ट मैटर नहीं करता, आप 40% लेके आ रहे हैं, 50% लेके आ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। आप उन्हें एग्जाम्पल दीजिए कि 40-50% वाले भी आईपीएस आईएएस बने बैठे हैं या जज हैं, कुछ भी आप बताएंगे, समझेंगे, फिर वो उस तरीके से स्ट्रेस नहीं लेंगे। मतलब आप देखेंगे कि आप ही के स्टूडेंट्स बहुत सारे जिन्होंने स्ट्रेस लिया होगा एग्जाम का, भी जैसे आप बता रहे हो कि बच्चों को स्ट्रेस है, उन्हें स्ट्रेस ये बोलो कि आप एग्जाम दो, रिजल्ट मैटर नहीं करता, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, और आप उसमें आगे जाके compete कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है ना। लेकिन इनसे डरना नहीं और स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि हम अपने आप की अपने फिजिकल मेंटली तो हम वीक हो रहे हैं, लेकिन फिजिकल भी हमें इफेक्ट करता है, मेंटली और फिजिकली दोनों इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और योगा यस मेडिटेशन ये तो नॉर्मल है, ये सब आजकल हम हर कोई सजेस्ट करता है कि योगा करो। इवन यस सर। किसी से भी मिली पूछेगा मैम आजकल रेज, बच्चे, मिली मैम रेज हर हैंड। यस मैम। Yes, sir. Yes, sir. You are asking that students can manage their stress, but what can we do with those institutes where their cutoff list is so high and students can't get admission there? Then how can they manage stress at that situation, sir?
मैम वो एक एग्जाम फोबिया हो गया, मतलब फोबिया नहीं, मतलब स्ट्रेस, एडमिशन का स्ट्रेस है। अगर वो बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं तो शायद आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आपके बच्चे सीरियस हैं अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग। मैं सर इसका आंसर देता हूँ थोड़ा सा। मिली मैम, जैसा कि अभी हमारे मैम ने बताया था, प्रिंसिपल मैम ने, कि ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें बच्चे को ये समझाने की ज़रूरत है कि एक ऑप्शन खत्म हुआ है बेटा लाइफ में, देर आर सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मत सोचो कि आपके नंबर यहाँ कम रहेगा, और अगर आपको लगता भी है कि कम रह गए तो आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑप्शन है कि आप पेपर देकर क्लियर कर लो। जब आपका पेपर क्लियर हो जाता है उसके बाद आप क्या कहते हैं, देख लेना एडमिशन कितना आपकी कट ऑफ आती है इसमें। Okay, sir. But I was thinking, because my son is like that, he wants to do engineering in computer science, and he wants to join IIT for that, because he is seeing his future in cyber security, sir. Yes, So ma'am. that's why I'm asking Ma'am. this question, that Ma'am. how do I manage that? मिली मैम, इस बार जेई ने 4 अटेम्प्ट्स रखे हैं, से 2 अटेम्प्ट हुए हैं, ठीक है मैम। Yes, sir. दोनों अटेम्प्ट में बच्चों को अपने लेवल पता चल गया है कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, और Yes, उसके पास अभी थर्ड अटेम्प्ट के लिए टाइम बचा हुआ है, थर्ड फेज के लिए, क्योंकि पोस्टपोन हो चुका है वो, ठीक है मैम। तो आप उन्हें बोलिए कि अगर आप वो जहाँ पे आपको कट ऑफ चाहिए, मतलब जो रैंक चाहिए वो नहीं आ पा रही, तो शायद थोड़ा सा एफर्ट्स कम रह गए हैं, वो थोड़े से एफर्ट्स डालिए बिना स्ट्रेस लिए, क्योंकि आप स्ट्रेस लोगे तो वो एफर्ट्स नहीं डाल पाओगे। वो पुट एफर्ट्स पुट जो करना होता है ना, वो आप उन्हें बोले कि जो भी स्कोर आता है आप अपने एफर्ट्स पुट करिए, जो भी स्कोर रैंक आती है वो मैटर नहीं करती है। एडमिशन आईआईटी में नहीं होगा तो एनआईटी में होगा, एडमिशन तो होगा एनआईआईटी में, एडमिशन तो आपको मिलेगा। अगर आप आईआईटी के लिए कर रहे हैं तो आपका एडमिशन तो 100% कहीं ना कहीं होगा अच्छे कॉलेज में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आपको पता चल गया, इससे बेस्ट चांस आज तक किसी को मिले नहीं 4th अटेम्प्ट एक 1 ईयर में। no, अगर sir. आपको This time he is in 12th. Next time he will give his exam. मैम फिर तो और ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप उन्हें अभी से प्रिपेयर करवाना स्टार्ट कर दीजिए कि अगर वो अभी एग्जाम शायद दिया हो उन्होंने, क्योंकि हम दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, एडमिशन नहीं होता, बस अटेम्प्ट किया होगा तो थोड़ा पता चल गया होगा कितना लेवल। और एक्स्ट्रा ने बोला कि स्ट्रेस लेने से अच्छा अगर हम प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। स्ट्रेस लेके हम शायद 1 या 2 आवर्स हम वेस्ट ही कर देते हैं। Yes, true, sir. He is also trying the flute, sir. So to manage his stress, मैम flute बहुत आजकल अच्छा। बजाता है 1 hour, sir. ये काफी अच्छा है मैम। और एक चीज और मैम जो मैं ऐड करूंगा कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो अभी पिछले 2 सालों में मैम मतलब करियर बन है जो सबसे आगे आया है करियर, और इसमें मैम बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। तो Yes. मतलब सिर्फ कॉलेज बेस पे रह के स्ट्रेस होने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो कहीं से भी कर लेता है और अपनी फील्ड में अच्छा है तो डेफिनेटली वो क्रिएट कर देगा अपने आप को कहीं ना कहीं। Okay, okay. Thank you, sir. Ma'am. Let's hope for the best. मिली मैम, Yes, sir. आपने सुना होगा कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी क्रैक करते हैं, या मतलब बड़े बड़े Yes. एग्जाम क्रैक करते हैं। तो Definitely, private- sir. I am from government school, sir. हाँ मैम, मैं भी गवर्नमेंट का ही हूँ, और शायद ठीक है ना। तो अगर हम क्रैक जब वहां पे क्रैक कर सकते हैं तो आईआईटी या कोई टैग लेना जरूरी नहीं है कि हम कोई टैग लें। अगर बच्चे के अंदर वो कैलिबर है तो कहीं से भी सक्सेस मिल सकती है उसे। Yes, sir. Definitely. Thank you, sir. ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके सर, सो सर स्टार्ट करते हैं। यस सर, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेसर्स क्या क्या हैं। स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो एक तरीके से स्टार्ट करते हैं किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, हम जैसे ही आते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं कोई फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या कल्चरल प्रॉब्लम हमारे लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स मेनली 3 हैं हमारे लिए: एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, ठीक है। जैसे आप एनवायरमेंटल अभी देख रहे हैं, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल तब होगा जब एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। और सोशल भी हम उसे ही बोलेंगे कि जब सोसाइटी में हम मतलब कैपेबल ना हो पाए या सोशल नॉर्म्स को हम फॉलो ना कर पाए।
तो ये साइकोलॉजिकल, अभी अगर हम एग्जांपल लेना चाहें स्ट्रेसर का, तो साइकोलॉजिकल मिली मैम ने अभी बताया था, जो मतलब क्वेश्चन रेज किया था, उसे हम साइकोलॉजी में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेना उसमें काफी हो रहा है, क्योंकि एडमिशन स्ट्रेस काफी बच्चों, अब तक मैक्सिमम जनरेशन को वही स्ट्रेस होगा अगर स्टूडेंट्स में देखा जाए तो। यस सर, सो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कंसीडर किया जा सकता है। अब इनकी डायमेंशंस डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब कई लोग होते हैं ना, बैठ के सिर्फ सर सोच रहे हैं कि अच्छा ये हो सकता है, इस फिर उसका एक और सोचेंगे, अच्छा उससे ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, और वो सारे ये होने जो होते हैं उनके नेगेटिव में होते हैं। तो वो अल्टीमेटली क्या क्रिएट करता है, एक पैनिक अटैक क्रिएट कर सकता है, ठीक है, वो एंजाइटी क्रिएट कर सकता है आगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब वो फिजिकली देखने को मिल जाएंगी, ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाएगा। तो पुनी जी इन डायमेंशन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, जो आपने बताया जो सर ड्यूरेशन वगैरह है, इससे ड्यूरेशन ज्यादा है तो कम कैसे रहे, कि मतलब वो उस तरीके से सिचुएशन में जाए ना जब पैनिक अटैक्स आने लगे। हाँ, तो सर उसको कम करने का तरीका सबसे पहले ये है कि जो आपका ओवरऑल सेटअप है उसको चेंज कर लीजिए, जहाँ पर भी आप बैठ रहे हैं, और फैमिली के साथ बैठना शुरू करिए, या फिर जो भी आपके नियर वंस हैं उनके साथ बैठना। जो मैं अभी नीचे इसमें बताऊंगा भी, कुछ अपने मंत्रास डिसाइड करने पड़ते हैं कि यस आई एम द गुड, आई कैन डू दिस, वो मंत्रास बार बार रिपीट करने होते हैं। और भी कुछ हैं, जैसे कि आपको अपनी ब्रीथिंग प्रैक्टिस पे कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे ही आपको एंजाइटी हो रही है या फिर आप मतलब हाइपर होना शुरू हो रहे हैं, तुरंत अपनी ब्रीथिंग पे देखिए कि जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो क्या मतलब हो रहा है, कि आप पूरी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर पा रहे हैं या नहीं। तो उसी चीज पे है सर सेशन पूरा, कि मैं मतलब पुनीत जी इसी चीज में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि अगर हमें पता चल गया, जैसे आपको पता चल गया, मुझे पता चल गया मुझे स्ट्रेस किस रीजन से है, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूं कि मुझे स्ट्रेस एग्जाम की वजह से है, ठीक है, तो मैं अगर मुझे पता चल गया तो मैं, मुझे लगता है कि अगर मैं इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो मैं शायद जो मेरे कलीग्स हैं या मेरी फैकल्टी है मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर हमें पॉइंट पता टॉकिंग चले कि थेरेपी। मतलब किस पॉइंट पे, हाँ, तो वो टॉकिंग थेरेपी में यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट पता चल जाए तो हम वहां पे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, शायद वो ड्यूरेशन जो अटैक में है, एंजाइटी बनने वाली, मतलब अटैक आने वाले, पैनिक अटैक, उन्हें हम पहले ही रोक सकते हैं। यस सर। Okay, so stressors are emotional stressors, family stressors, social stressor, चेंज स्ट्रेसर। जो बच्चे मतलब एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं उनको होते हैं चेंज स्ट्रेसर्स। एंड केमिकल स्ट्रेसर्स, हार्मोनल बेसिकली। एंड वर्क स्ट्रेसर्स, जो बेसिकली सभी लोग फॉलो करते हैं, मतलब सब लोगों को होते हैं, बट मैंने देखा है कि वर्क स्ट्रेसर्स उन लोगों को नहीं होते हैं जिनका करियर वो खुद डिसाइड करते हैं। इसीलिए मेन पर्पस जो होता है बच्चों का, ये बहुत ज़रूरी होता है उनको समझना है कि उनका किस करियर में ऑप्शन, मतलब वो एलिजिबल हैं किस करियर के लिए। क्योंकि जैसे मैं एक अगर एग्जांपल दूं, कल मतलब मेरे को किसी ने दिया था कि ऐसे लोग जो वर्क स्ट्रेस नहीं होता है जिन्हें, वो लोग आपको हमेशा सबसे पहले दिख जाएंगे आपको ऑफिसेज में, और वो आराम से लेट तक भी जाएंगे, उनको ऐसा, और वो छुट्टी वाले दिन भी आ जाएंगे काम करने, उनको कोई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और ऐसे लोग आपको क्यों दिख रहे हैं, और वहीं पर दूसरे तरीके के एक और दिख जाएंगे आपको जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अच्छा इतना रुकना पड़ेगा, इतनी देर बैठना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा। तो वो हर वक्त उसी काम में, क्योंकि वो उन्होंने दोनों ने खुद ही चुना है कि मुझे क्या कहते हैं वो काम करना है जिस प्रोफेशन में वो है, बट एक उसको एंजॉय करता है और एक उसको एंजॉय नहीं करता है। तो वो जो डिफरेंस है जी पुनीत जी, इसके अंदर लाइव एग्जांपल आप सबके सामने, आप ही के साथ, हम सबके साथ 44-45 मेंबर्स हैं जो अपने पैशन के साथ, मतलब एक होता है ना पैशनेट है काफी, ये सब वही हैं जिन्होंने अपना पैशन सेलेक्ट किया है, मतलब जो यस अब मन से काम होता है ना, कि होता है कि हम मन से करना चाहते हैं, अदरवाइज अगर हम नहीं करना चाहते तो हम सब यहाँ नहीं होते। यस। तो इस एंड तरीके से डिसीजन स्ट्रेसर कि मैं क्या डिसाइड करूं, जैसे सर वो अगर वाला था कि मुझे ये चुनना चाहिए, ये चुनना चाहिए। कम्युनिकेटिंग स्ट्रेसर, सॉरी कम्यूटिंग स्ट्रेसर, फोबिया स्ट्रेसर, क्योंकि अगर एक बार एक चीज से डर लगना शुरू हो गया है तो उसका वो डर बढ़ता जाता है। एंट्रेंस एग्जाम का ले सकते हैं हम एग्जाम। यस। फिजिकल स्ट्रेसर, डिजीज स्ट्रेसर, पेन स्ट्रेसर एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। इतने टाइप के स्ट्रेसर्स हैं, और ये सिर्फ यही खत्म नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। बहुत ठीक सारे है, जैसे मैं आपको एक और नया बताऊं, मैंने जो अभी बुक्स में पढ़ा है, नोमोफोबिया। नोमोफोबिया
एक इस तरीके का फोबिया है जिसके अंदर अगर किसी इंसान से उसका फोन दूर कर लिया जाए 1 घंटे तो उसको बेचैनी होने लग जाती उन्हें जी स्कूल काउंसलर छोड़ के एक क्लिनिकल सेटअप में आना चाहते हैं क्या आप? है। नहीं नहीं सर। नहीं, ऐसा लग रहा है जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं आजकल पीपीटी वगैरह से आपके लग रहा है कि नो जल्दी नो ये सर, हॉस्पिटल लाइन में आएंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ टेक्निक्स हम सब लोग फॉलो करेंगे। ये कुछ स्टेप वाइज मैं समझा रहा हूँ। पहले तो फर्स्ट है कि हमें रिकॉग्नाइज करना है कि साइंस क्या है, किस चीज पे या किस टाइम पे मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है या क्या सिचुएशन है। जब आपको आइडेंटिफाई हो जाए, वो सोर्सेज आइडेंटिफाई हो जाए, देन मैनेज एंड कंट्रोल करना है उन स्ट्रेसर्स को, जो अभी कुछ नीचे स्टेप्स हैं उनसे हम सीखेंगे। सो फर्स्ट है मेक अ मंत्र। ठीक है, मंत्र से क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं हमारे पास नेगेटिव सोचने को बहुत कुछ होता है। मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे से ज़्यादा एडवांस है। तो उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि रिलैक्स बैठ जाओ और अपना एक मंत्र जो है थोड़ी देर रिपीट करो। पहले अपने दिमाग को समझाओ कि हाँ हो जाएगा भाई, ठीक है, आई कैन डू दिस, आई एम इनफ। ठीक है, तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा, तो जब माइंड को ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस समय उसे समझ में नहीं आ रहा है तभी तो वो स्ट्रेस सिचुएशन में ला रहा है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर मंत्रा फर्स्ट स्टेप। इन केस मंत्रा से काम नहीं चलता है तो सेकेंड स्टेप ग्रेटिट्यूड। जैसा अभी सर ने भी बताया था कि जो भी टाइम हमारे साथ आता है या फिर जो लॉकडाउन पीरियड भी आता है उसमें एक ग्रेटिट्यूड फील करने की भी चीज़ें हैं। जैसे कि फैमिली के साथ हार्डली हम ब्रेकफास्ट कर पाते थे या डिनर कर पाते थे, अब तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने का मौका भी मिल रहा है हमें कि चलो इनके लिए बना देते हैं। आपस में एक साथ काम शेयर करके कर पा रहे हैं हम लोग, और साथ में अपना जो मतलब ऑनलाइन वर्क है वो भी कर रहे हैं। सो ग्रेटिट्यूड फील करो कि जो चीज़ आपके पास है उसके लिए, वो कोई भी हो सकती है, वो फैमिली हो सकती है, ठीक है, वो आपका न्यू मोबाइल हो सकता है, वो आपके चिल्ड्रंस हो सकते हैं, कोई भी। जब आप उसको फील करोगे या फिर उसको मतलब जैसे भगवान के सामने जाते हैं सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं ना, भगवान शुक्रिया तुमने मेरे लिए ये करा, तुमने मुझे ये दिया। तो वो चीज़ आपको अपने लिए करनी है कि मेरे पास ये है, ठीक है, मैं इतने काबिल हूँ, मैंने ये अचीव किया है, लाइक दैट। इसमें अपने जी मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। हम Yes, सोचते हैं कि शायद हम डिप्रेस होते हैं कि अगर ये हो जाता वो हो जाता। अभी तक हमने जितना हमारे साथ हो, मतलब हमने जो भी सक्सेस मिली हमें, उसके लिए हमने अपने आप को अप्रिशिएट नहीं किया कभी। जो हम कहीं से रिजेक्शन मिल रहा है उसके लिए तो हम बड़ी जल्दी करने लगे थे कि नहीं यार मुझे स्ट्रेस हो गया है। अगर जब पहले आप सक्सेस को एंजॉय करो, जो आने वाली सक्सेस है वो तो जब भी आप एंजॉय कर पाओगे ना, क्योंकि आपने पहले कोई नहीं किया। आप रिजेक्शन को खुशी खुशी जो मिला है पहले उसी में सेटिस्फेक्शन ढूंढो, उसके बाद फिर आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड सर में जब भी इसमें यस हम इसमें ग्रेटिट्यूड में अचीवमेंट्स भी ले सकते हैं कि मैंने ये चीज़ अचीव करी है अपनी लाइफ में। तो ग्रेटिट्यूड हाँ तो हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक बच्चा हमारे जी जी सामने जी बिल्कुल मतलब परेशान होकर आता है, उसकी शक्ल से भी दिख रहा है कि भाई आज इसका क्या होगा, ये मतलब रोना भी चालू कर देगा। तो वहाँ पर उसको हम थोड़ा गिनाना शुरू करते हैं कि आपके पास क्या है, आपने क्या क्या किया है अभी तक, जी 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 है ना सर। जी बिल्कुल। सो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेप है मैनेजमेंट का, थर्ड इज एवरीवन हैव दीज 24 आवर्स ओनली। हमारे पास सबके पास ये भाई 24 घंटे ही है। और मैं भी कहीं ना कहीं ये चीज़ शिकायत करता हूँ कि अगर मेरे पे थोड़ा सा टाइम होता तो शायद मैं वो चीज़ कर लेता, मैं वो कर पढ़ लेता, या फिर मैं वहाँ पे खेलने चला जाता, या कुछ भी इससे मिल लेता। तो वो 24 आवर्स में ही हमें अपनी फैमिली भी संभालनी है, हमें अपने ड्रीम्स पे भी वर्क करना है, और मतलब जैसे आप मैंने अपना कंसीडर किया कि मुझे अपना स्कूल का वर्क भी कंप्लीट करना है। तो ये सब चीज़ें अगर मैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ उनको भी मैं बताता हूँ कि ये सबके साथ हैं, ये सबके पास हैं। तो ये कंप्लेन बंद करनी होगी हमें कि टाइम कम है या ये टाइम नहीं है, और हमें एक टाइम मैनेजमेंट का प्लान बनाना पड़ेगा। और इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि पता है ना नहीं भी होगा तो लेकिन उसे एक बार डायरी में लिख दो कि मैं इतने टाइम में ये करूंगा, इतने टाइम में ये करूंगा। अपने आप माइंड ट्रेंड हो जाता है और वो बैठ जाता है। और अगर नहीं बैठेगा माइंड तो अपने आप को एक पनिशमेंट दो, जो यहाँ नीचे मैंने लिख रखा है, गिव योर सेल्फ नेगेटिव और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, जैसे आपका कुछ क्या कहते हैं अच्छा म्यूजिक सुनने का मन है, कुछ अच्छा खाने का मन है, मत करो क्योंकि आपने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। अगर किया है तो डबल कर लो। जैसे पुणे जी इसी में मैं एक और चीज ऐड करूँ। जैसे हम सब हैं फैकल्टी अपना टाइम टेबल मैनेज करते हैं, क्योंकि
अगर हम स्कूल में कुछ कर रहे हैं, हमारा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ वर्क होता है जो हम स्कूल के बाद भी करना चाहते हैं, फैमिली भी होती है सबकी, वो सब मैनेज करना ऐसे स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। हमारे पेरेंट्स बाहर वर्क करके आ रहे हैं, वो टाइम मैनेज कर रहे हैं कि वो वर्क भी करके आ रहे हैं, हमारे साथ घर के काम भी कर रहे हैं, वो खुद घर के काम कर रहे हैं और आप उनके साथ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप स्कूलिंग और स्टडी कर सकते हो, उसके साथ अपने फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हो। तो पबजी या यूट्यूब या सबके लिए इसके पास वो सफिशिएंट टाइम होता है हमारे पास कि हम निकाल सकते हैं 24 आवर्स में। लेकिन आजकल बच्चों ने क्या कर दिया, अब तो पबजी बैन हो गई, लेकिन फिर भी कोरियन वर्जन या कोई और वर्जन लेके बच्चे उसमें 3 से 4 से 5 घंटे देते हैं। अगर वो रिस्ट्रिक्शन शायद वहां पे फैमिली को इंटरप्ट करके वहां पे बताना चाहिए कि कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कैसे वो मैनेज कर पाएंगे अपने आप को ना, तो शायद वहां पे गाइड करना चाहिए। उसके अंदर हम सबका रोल भी हो जाता है कि हम सबको गाइड करना चाहिए। सर अब आप एक चीज़ देखिए इसमें कि मैं अगर मैं अपने आप को कंसीडर करूं एज अ पेरेंट, मैं एक तरफ कह रहा हूँ बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, मैं बार बार एक ही चीज़ पे हथौड़ा मार रहा हूँ, पढ़ ले पढ़ ले, बट क्या मैंने एक बार कहा कि बेटा क्या पढ़ ले? क्या मैंने एक बार देखा बेटा ये पढ़ ले? और अच्छा मैंने कहा भी बेटा ये पढ़ ले, तो दूसरी साइड में टीवी खोल के बैठ गया और उसे दूसरे रूम में भेज दिया बेटा पढ़ ले। एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है ना सर बच्चे के लिए, कि जब आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर दोगे उसमें रूम में कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और मतलब 10 मिनट मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा कि तुम क्या कर रहे हो, उसके बाद शायद मुझे थोड़ी न्यूज़ भी देखनी है कि क्या अपडेट हुआ है, बट मैं 10 मिनट बैठ के देखूंगा कि तुमने क्या करा और तुम्हें क्या करना है। वो उतना सफिशिएंट होता है, उसमें बच्चे को लगता है कि चलो कोई तो मेरी परवाह कर रहा है, बट अब तो उसे यही समझ नहीं आ रहा कि पढ़ ले क्या पढ़ ले। क्योंकि कुछ पेरेंट्स, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि वो सोचते हैं कि 24 आवर्स बच्चा पढ़े, मतलब बस उठे पढ़े, लेकिन इस तरीके से नहीं हो पाएगा क्योंकि रोबोट नहीं है बच्चा, या कोई भी हम जो है जो काम वर्क कर रहे हैं हम रोबोट नहीं है कि हम वो साइकिल चलाते रहे 24 आवर्स की ना। कभी कभार हो सकता है बच्चे प्रेशर में आके पढ़ते भी हैं जब एग्जाम आते हैं, लेकिन 24 आवर्स नहीं। हम जब पेरेंट्स पढ़ाई के मामले, अगर पेरेंट्स हैं, मम्मा भी है, तो मम्मा पढ़ाई नहीं कर रही, कुछ काम नहीं कर रही, तो अगर साथ में भी बैठी है, पढ़ा नहीं पा रही, कोई इशू नहीं है कि मतलब कई बार होता है कि मेरी मम्मी है इतना ज्यादा नहीं पढ़ी हो तो मेरे को नहीं पढ़ा पाएंगे वो, तो वो मेरे साथ बैठ के बस सब्जी भी काट रही है ना, या कुछ बैठ के देख रही है मुझे, तो मुझे पता है कि मेरी मम्मी मेरे साथ बैठी हुई है, तो वो काम कर रही है और मुझे पढ़ना है, वो उनका काम कर रही है, मुझे अपना काम करना है। तो उससे हम थोड़ा मोटिवेट होता है कि जब पेरेंट्स बैठ सकते हैं टीवी छोड़ के, तो शायद हम भी बैठ सकते हैं, तो हमें पढ़ना चाहिए उस टाइम पे। और सेम चीज पेरेंट्स को सोचनी चाहिए कि 24 आवर्स का रूल ना बनाए कि मतलब हर टाइम पढ़ लो, नहीं हो पाता क्योंकि बच्चा पढ़ता नहीं है, फिर ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, बुक्स के पीछे फोन देखेगा, कुछ भी करेगा जरूर। ओके सर, सो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज कनेक्शन। ठीक है, हमारे पास सबके पास कोई ना कोई एक ऐसा कनेक्शन होता है कि जहां हम फोन कॉल घुमाकर या उसके पास बैठकर सारी बातें कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल डाला है कि रिमेंबर केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, कि वी ऑलवेज हैव फ्यू हेल्पलाइंस, कुछ ना कुछ फ्यू हेल्पलाइंस तो हमारे पास हमेशा रहती हैं कि वहाँ कॉल घुमाओ तो हेल्प मिल जाएगी, नहीं भी मिलेगी तो सुन लेगा ना कोई मुझे उस टाइम पे, तो भी मतलब मेरा आधा स्ट्रेस कम हो जाएगा। कई बार तो बताते बताते ही मेरे सॉल्यूशन अपने आप मुझे निकल के आ जाते हैं, मैंने वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं ट्राई किया। सो दिस इज योर फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट इज फिफ्थ स्टेप, फोकस ऑन योर ब्रीथिंग, जिसको हम अभी कर देखेंगे। आप सब लोग जितने भी हैं यहाँ पर, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने स्टमक पे एक अपना राइट या लेफ्ट हैंड रखिए, और जब आप ब्रीथ इन कर रहे हैं तो आपका स्टमक बाहर आना चाहिए। सांस अंदर लेते हुए आपका स्टमक बाहर आए, उसको रोकना है थोड़ी देर, पूरा फिल होने दीजिए। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपका स्टमक अंदर जाए। अगेन सिमिलर एक्सरसाइज आपको करनी है, जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका स्टमक बाहर आए, देन जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपका स्टमक अंदर जाए। और हम ठीक इसकी उल्टी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कभी भी आप देखना जब आप एंजाइटी में होंगे या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे तो उल्टा हो रहा होता है। ठीक है, स्टमक अंदर खींच रहे होते हैं सांस लेते हुए, और स्टमक छोड़ रहे होते हैं सांस छोड़ते हुए।
तो ये प्रैक्टिस अगर आप 5 to 6 टाइम्स करेंगे, जब भी आपको लगता है कि भाई बहुत सारा काम आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, अब क्या होगा, तो उस समय सबसे अच्छा है ये। इससे आपका डायफ्राम जो है वो थोड़ा रिलैक्स होगा, बॉडी मसल्स रिलैक्स होंगे, तो दिमाग को सोचने का टाइम मिलेगा। Fifth step, then next is control, next is breathing pattern again. So सर यहाँ तक था मेरा, अब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो बताइए। बस सब मैं कुछ यहाँ पे सबको मतलब जो भी हमारे साथ हैं इस टाइम, फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, सबको ये कुछ भी है आपके माइंड में, अगर आप किसी के साथ शेयर करना है और आप नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली में नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ नहीं कर पा रहे हैं, आप वॉशरूम में जाइए, आप अपने आप से बात करिए मिरर के सामने, काफी रिलीफ मिलेगा। सेकंड, ये भी नहीं करना, आपको चाहिए कि कोई आपसे बात करे, आप किसी काउंसलर से बात करिए, टीचर हो, और इवन टीचर्स करना चाहते हैं आप पुनीत जी से ही बात कर सकते हैं, क्योंकि एक जैसे ओथ लेते हैं डॉक्टर्स कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ऐसे सेम काउंसलर जो होते हैं वो भी करते हैं कि हम किसी को आपके जो बातें हैं वो किसी को नहीं बताएंगे, जो भी कुछ भी आप शेयर करोगे वो किसी और के पास नहीं जाएगा, वो सिर्फ मेरे को ही पता होगा और मैं आपको उसी तरीके से हेल्प करूंगा, उसके एडवांटेज नहीं लूंगा मैं। तो आप बात करिए, हाँ कॉन्फिडेंशियलिटी, आप लेकिन बात करिए, अगर जब तक आप बात नहीं करेंगे वो बिल्डअप हो रहा है, और आजकल सबसे ज्यादा यही हो रहा है कि हम किसी से बात नहीं करते, इवन हम अपने फ्रेंड से नहीं बात करते। आप जो जेन्युइन फ्रेंड्स हैं उनसे बात करिए, घर पे बात करना स्टार्ट करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल है, कोई थेरेपी का कुछ काम नहीं आती जब तक आप टॉक थेरेपी इस्तेमाल नहीं करें, बस बातें करना सबसे ज्यादा काम आता है, कुछ काम नहीं आएगा। लोग बोलते हैं सीबीटी करो, आरएबीटी करो, कुछ काम नहीं आएगा जब तक हम बात ही स्टार्ट नहीं करेंगे। जब तो थेरेपिस्ट आपके साथ जब भी वर्क करेगा ना, जब आप बात करना स्टार्ट करेंगे, तो सब बात करना स्टार्ट करो, कुछ नहीं होगा तो कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। एक और तरीका है, इनकेस ऐसा भी होता है, एक चीज करनी है, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, मुझे ऐसा लगता है सर कि एक हमें अपनी स्किल ना थोड़ी इनहिबिशन दूर करने के लिए, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ मे बी स्कूल करिकुलम, और नाउ दैट यू आर अ काउंसलर, एक इनहिबिशन दूर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट हो जाए, जो शाय है वो सडनली हल्ला करना शुरू कर दे, पर मुझे ऐसा लगता है कि इतनी हिम्मत बच्चे में या किसी भी इंडिविजुअल में होनी चाहिए दैट जो बात है वो उसी कंसर्न इंडिविजुअल से हो तो बेहतर रहता है। उसपे क्या होता है कि कम्युनिकेशन क्लियर हो जाता है। इफ यू टॉक, क्योंकि क्या होता है, वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, इफ यू टॉक वन थिंग टू अनदर एंड द अदर टॉक्स टू द अदर, तो वो सब ना खिचड़ी बन जाती है। एंड ये होता है बच्चों में जो उनके फ्रेंड सर्कल होता है उसमें भी होता है, पीयर सर्कल में होता है, आपके बिगर कम्युनिटी नेबरहुड में होता है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू मस्ट, जैसे हम लोग होते हैं कि अगर हमारा मूड अपसेट है तो शायद हम किसी और पे अपना गुस्सा निकाल दें, या अगर हम आज बहुत खुश हैं तो आज हम किसी की गलती माफ कर दें। तो आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी राइट थिंग टू डू। इफ यू हैव समथिंग which is troubling you against someone else, you must talk to that person and finish it off. It's very important of the right thing to the right person and not just go to the other person, देख उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये नहीं होना चाहिए। जी जी, जैसे मैं आप ही के साथ एक एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे आप हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने कुछ डिसीजन लिया और मैं शायद कुछ इसमें शायद इम्प्रूवमेंट आ सकती है, मतलब जो आपने कुछ काम वर्क दिया है इसमें शायद 1-2% की इम्प्रूवमेंट की है, तो मैं आपको आगे सजेशन दे सकता हूँ कि मैम ऐसा भी हो सकता है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं सही हूँ या गलत हूँ। सर मैं जितनी टीचर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ उतनी ही मैनेजमेंट कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हूँ। बीइंग अ प्रिंसिपल, तो वो जैसे ना वी आर सैंडविच बिटवीन द टीचर कम्युनिटी एंड द मैनेजमेंट। So every month I make it a point to meet my teachers and tell them that what are the new things that we have decided upon. And first thing is important to ask the teachers ki if there are any concerns, if there are any problems, if there are any good things they want to share which have gone by in the past month or which they are foreseeing. तो हर चीज में पहले आपको पूछना पड़ेगा कि आप अपने बताइए, उसके बाद आप अपने सजेशन दीजिए। एंड आई थिंक ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं होगी तब तक हमेशा ये गैप बना रहेगा। इससे मैम हमारे मतलब अगर हम स्कूल लेवल पे देखते तो इससे एजुकेशन लेवल और इम्प्रूव होता है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के साथ सब फैकल्टी के साथ एक कम्युनिकेट करेंगे, अगर हम सब को थोड़ा सा बहुत इम्प्रूवमेंट ही होता है, अगर हम सजेशन देते तो इम्प्रूवमेंट आती है, अगर वो इम्प्रूवमेंट आएगी तो बच्चों में भी दिखने लगेगी, अपने हमें तो अपना पता ही चलेगा कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे तो हम इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे तो सबकी ग्रोथ होगी वो
इंडिविजुअल मेरी या आपकी नहीं होगी, और सबकी ये मैं होगी। काफी ट्रेनिंग्स में भी यूज करती हूँ। तो मैं बस ये लास्ट पुनीत सर को यही कहना चाहूंगी अपनी तरफ से कि आई थिंक दिस हैज कम टू मी बिकॉज आई हैव बीन अ लैंग्वेज टीचर कि हिंदी में पर्यायवाची और इंग्लिश में सिनोनिम्स इसीलिए बने हैं Yes, बिकॉज यू हैव टू यूज द राइट वर्ड्स फॉर योर राइट इमोशन। आप दुखी हैं या आप गुस्सा हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो आप ये नहीं कह सकते मैं बहुत दुखी हूँ तुमसे, ये कहना चाहिए मैं आपसे गुस्सा हूँ, या मैं आज बहुत खुश हूँ, या मैं बहुत सुखी हूँ। एक खुश और सुखी दो दो अलग अलग टर्म्स हैं। एंड जैसे प्रिटी और ब्यूटीफुल में फर्क होता है, प्रिटी और ग्रेसफुल में फर्क होता है, ऐसे ही आपके इमोशंस के भी बड़े सारे वर्ड्स होते हैं। सो आई थिंक यूजिंग द राइट वर्ड्स टू शोकेस द राइट इमोशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका कम्युनिकेशन और बेहतर हो जाए एंड यू बिकम अ बेटर इंडिविजुअल। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट टॉकिंग टू द अदर पर्सन, इट्स आल्सो एट द सेम टाइम यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग एंड यू आर सेल्फ रिफ्लेक्टिंग कि मैंने नहीं, तो बाद में तो बंदा सोचता है ना मैंने क्या बोला, क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या बोला, ये सब करते हैं। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, इट्स ह्यूमन नेचर। So it's very important to be objective and to use the right emotion and the right words while communicating. ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए। यस क्योंकि अगर हम शेयर कर रहे हैं कुछ, इसमें शायद हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हम गलत नहीं होंगे तो हमें सही का पता भी नहीं चलेगा अगर हम किसी से बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस टाइम देखा जाए कितनी सारी वैक्सीन फर्स्ट से सेकंड फेज में आई थी, लेकिन थर्ड फेज में नहीं आ पाई। थर्ड फेज में वही आ पाई जो सक्सेसफुल रही, लेकिन ऐसा तो नहीं था रिसर्चर ने रिसर्च करना छोड़ दिया था वैक्सीन पे। इसलिए अगर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें बात करनी पड़ेगी, हमें अपने कुछ फीलिंग्स है वो बतानी पड़ेगी, मतलब कहाँ गलत सही है सब कुछ शेयर करना पड़ेगा। आप फैकल्टी के साथ मत करिए, किसी के साथ भी करिए, लेकिन आजकल टीचर्स के अंदर काफी स्ट्रेस मिलता है, वो फैमिली और स्कूल लाइफ को मर्ज कर देते हैं कभी कभार, उसके बाद उन्हें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो उन्हें सबको बात करनी चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी लाइफ या आप अच्छा जब ही कर पाएंगे टीचर्स के लिए, अपने फैमिली के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, जब आप सब कुछ अपना शेयर करें। शेयर ऐसा नहीं कि आप सब कुछ जाके अपने फैमिली की बात बता रहे हैं, जो आपके थॉट से स्ट्रेस हो रही है जिस वजह से, आप काउंसलर से बात करिए, आपको हेल्प मिलेगी। दैट मीन्स कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करके आप अपनी बात रख सकते हैं। और एक चीज़ और कि मतलब कम्युनिकेशन करने से मुझे लगता है कि अपने आप को पता लग जाता है कि क्या सॉल्यूशन है। जी जी जी, है ना जी ठीक। सो सर एक और लास्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो मुझे लगता है कि अगर हम इस पे फोकस करें तो हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक बाउल यहाँ पे रखा हुआ है, कि अगर मैं खाली बाउल में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस की साइन बना के वो चिट्स उसमें डालता रहूँगा, तो एट द एंड जब मैं उस बाउल को पिक करूँगा और उसमें से वो मतलब चीज़ें निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे हाथ में? सारी पॉजिटिव वाली चिट्स आएंगी। बट अगर मैं सेम दूसरा एक और खाली बाउल लेकर उसमें सिर्फ नेगेटिव लिखकर उसमें डालता रहूंगा, माइनस बोल सकते हैं, लिखकर डालता रहूंगा, देन फिर जब मैं उस बाउल को उठाऊंगा तो मेरे हाथ में क्या आएगा? सिर्फ नेगेटिविटी या नेगेटिव आएंगे। तो सिमिलरली पॉजिटिव साइकोलॉजी है, आवर माइंड इज लाइक अ बाउल। सो जितना हमारे आसपास पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब कुछ हो रहा है, तो जितना हम पॉजिटिव ग्रेस्प करेंगे या सिर्फ पॉजिटिव ही अपने माइंड को फीड करेंगे, उतना दिमाग पॉजिटिव सोचेगा। ठीक है, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि जितना आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे उतना सही रहेगा, और जितना नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे उतना प्रॉब्लमेटिक होगा आगे। फिर वो लूप बनने लगेगा दिमाग में, नेगेटिव देन नेगेटिव देन नेगेटिव देन नेगेटिव। तो उसको ब्रेक करने के लिए यही तरीका है। अगर जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि इनकेस आपको लग रहा है कि आप बीच में मतलब कुछ आप थोड़ी देर पहले पहुंच गए अपने ऑफिस में और वहां पर एक कलीग की बुराई हो रही है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जब वो कलीग आ जाए तो बाद में मैं उसको बैठा के बताऊं कि आज तेरे बारे में ना इसने ये कहा। वहां मैंने चीज को क्या कर दिया, मैंने वहां से नेगेटिव उठाया और यहाँ पे उसके दिमाग में भी भर दिया। मुझे वहां और मुझे आइडियली क्या करना है, अगर ऐसा हो रहा है, मैं सुबह जल्दी पहुंच के ऑफिस में और ऐसा हो रहा है, मैं वहां से उठ के या वहां बैठा भी हूँ तो मैं आराम से अपने काम में लगा रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे वो चीज आगे जाकर किसी और के दिमाग में नहीं फीड करनी। अगर वो आपके माइंड में आ भी गई है तो वहां से उठाइए और बिन में डालिए। हाँ, वो मतलब जरूरी थोड़ा ना बताना, ये जरूरी कहाँ से आ गया कि मतलब अगर उसके बारे में होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इस तरीके से अगर हम दोनों तरफ बातें वो हो गई हैं, क्लैशेस होना स्टार्ट हो, क्लैशेस होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा और आपके लिए एज ए इंडिविजुअल भी अच्छा नहीं होगा। मतलब आप चाहे इसमें हो ना हो, लेकिन इंडिविजुअल के लिए अच्छा नहीं होगा वो। जब कई बार सर ऐसा भी होता है, वो इंसान इसलिए बोल रहा होता है तो क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके साथ ज्यादा बैठता है, नियर वन है, ये बता देगा,
तो उसके लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी मतलब एक जो नई क्या कहते हैं इस समय रिसर्च चल रही है जिसमें वो यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, और उसका तरीका ये है कि अपने दिमाग को के अंदर एज अ बाउल उसे सोचकर उसमें से पॉजिटिव ही डालते रहो। और ऐसे रिसर्च में है कि एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिक आपके जो थॉट्स होंगे वो पॉजिटिव में पॉजिटिव होते रहेंगे थॉट्स, और उसी तरीके से हम वर्क स्टार्ट करेंगे, मतलब अपना जो वर्क होगा वो हमारा पॉजिटिव वे में जाएगा। अगर हम हमारे सराउंडिंग आसपास, मतलब अगर हम देखें क्राइसिस चल रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे कोविड, लेकिन अगर अदर हैंड पे हम देखें कि कुछ लोग जो है सही हैं, अगर हमारा परसेंटेज देखा जाए 130 करोड़ के बाद में से इतने लोग ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी तो है, जो प्रिकॉशन ले रहा है वो बच रहा है। हाँ, कुछ हो सकता है प्रिकॉशन लेने के बाद हो रहे इफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन जो इफेक्ट हो रहा है उसमें इस तरीके से नहीं कि हम सब हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव निकालना चाहे तो ये भी तो हम सेफ हैं अभी। अगर पॉजिटिव बहुत तरीके से दिखा सकते हैं, हर एक तरीके से, लेकिन एनवायरनमेंट उस तरीके का पॉजिटिव होना चाहिए जब भी हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। यस सर। और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इनके लिए। सो लास्ट इज हैप्पीनेस इज अ क्रेजी इक्वेशन। ये मैथ्स टीचर्स के लिए भी है। हैप्पीनेस इज अ क्रेजी इक्वेशन if it multiplies happiness is a crazy equation, it multiplies when it divides. ओके सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा फैलाओगे ना उतना ज़्यादा वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो मल्टीप्लाई इज लाइक कि मतलब नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस। if you have any query or any question, you can raise your hand and ask. शायद पुनीत जी किसी ने रेज नहीं किया। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो भी फैकल्टी स्टूडेंट्स जो भी हैं, अगर आपको ग्रुप में बात नहीं करनी, डिस्कस नहीं करना, कुछ ऐसा है कि जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप 1-to-1 बात कर सकते हैं किसी के साथ भी। पुनीत सर के साथ कर सकते हैं, मेरे साथ कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा है तो। और पुनीत सर के अगर आपको ऐसा है तो पुनीत सर आप मेरा नंबर शेयर कर लेंगे, आप बात कर सकते हैं 1-to-1, ऐसा कोई इश्यू